ठीक है ना। चलो स्टार्ट कर। देखो मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि मेजर करना, नापना। अगर हम मेजरमेंट का मतलब तो एक सेकंड, हाँ, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को नापना या मेजर करना। तो मेजरमेंट कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। मेजरमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो गुड होना चाहिए। मेजरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। तो वो गुड कब होगा, मेजरमेंट गुड कब होगा, जब इसमें प्रैक्टिबिलिटी होगी, जब वैलिडिटी होगी, जब रियलेबिलिटी होगी, ये चीज होगी ना तब मेजरमेंट होगा। मेजरमेंट गुड कब होगा, मेजरमेंट की तीन चीज को होना जरूरी। जब ये तीन चीज होगी तब जो है मेजरमेंट अच्छा है, यानी ठीक ना। क्या क्या, एक तो हो गया प्रैक्टिबिलिटी, दूसरा हो गया तुम्हारा वैलिडिटी, और तीसरा हो गया तुम्हारा रियलेबिलिटी। ठीक है सर, हाँ समझ में आ रहा ना। मेजरमेंट का तीन फीचर क्या है, या तीन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है तुम्हारा, प्रैक्टिबिलिटी, वैलिडिटी एंड रियलेबिलिटी। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ पहले, अब तुम लोगों को स्क्रीन में प्रॉब्लम नहीं ना होता है, जैसे छोटा नहीं ना लग रहा। हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या तुमको, आवाज नहीं आ रही, उसका तुम्हारा सबसे प्रॉब्लम है क्या, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। हाँ, एक मिनट को तो मैं देखती हूँ। बोलो तो। हाँ वैल्यू ऑफ, अच्छा अच्छा ठीक है, आवाज है। ओके ठीक है, ठीक है, ओके ओके ठीक। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले रियलेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कीवर्ड पढ़ेंगे, व्हाट इज द रियलेबिलिटी। रियलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, रियलेबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ मेजरमेंट। जब तुम मेजर कर रही हो ना, मोबाइल ले जाओ ना अपना। रियलेबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ ए गुड ऑफ ए मेजरमेंट टूल। जब तुम कोई चीज को मेजर करोगी ना, उसमें तुम्हारा कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। और ये रियलेबिलिटी का तुम्हारा कीवर्ड है। तुम्हें मान लो एक डिफिनेशन दिया, ठीक है, मान लो कि कोई डिफिनेशन दिया, ठीक है, उस डिफिनेशन में लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी। अब बोलेगा ये डिफिनेशन किसका है, चुपचाप से हम क्या मानेंगे, रियलेबिलिटी, ठीक है। वेदर इट प्रोड्यूस स्टेबल एंड कॉन्सिस्टेंट रिजल्ट। बोला यहाँ पे स्टेबल एंड कॉन्स्टेंट रिजल्ट आता है, मतलब यहाँ पे बोला एक क्रॉस टैम ग्रुप डिफरेंट वर्जन। कहने के मतलब है, अगर तुम कोई चीज को टेस्ट की, मेजर की, ठीक है, तो उसका कंसिस्टेंसी तभी ठीक कहलाएगा जब वो थोड़े टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद भी जब तुम उसको टेस्ट करोगी ना तो वही रिजल्ट। मान लो तुम किसी ग्रुप का क्या करी, बिहेवियर का स्टडी की, या वेट रख लो, चलो वेट सॉल्व, कल मैं ऐसे समझा दी। मान लो कि ये कोई वेट मशीन है, ठीक है, वेट मशीन है,
इस वेट सॉरी इस वेट जो मशीन है ना, इसमें मैं अपने आप को ये करूँ, ठीक है ना। तो मानो मेरे 55 kg आया, मेरे 55 kg आया। उसके बाद मैं फिर कल आऊंगी, कल मैं फिर आऊंगी और फिर मैं इसको वेट मशीन में मैं देखती है ना अपने आप को, तो 55 ही आना चाहिए, तब ये मशीन सही होगा, तब ये वेट मशीन है ना तब सही है, हो गया। उसके बाद मान लो कि कोई आदमी है, ठीक है ना, कोई ग्रुप है और कोई ग्रुप का बिहेवियर का स्टडी किया गया, बोला गया कि ये जो ग्रुप है ना ये बहुत अच्छा ग्रुप, बहुत अच्छा है। एक बैंड होता है ना, गाना वाला बैंड, जो सॉन्ग गाता है बैंड बना के ना, तो मानो उसको लोग स्टडी किया, बोले ये लोग जो ग्रुप वाले लोग है ना बहुत अच्छा सॉन्ग गाता है, ये जो गाना का बैंड है ना, ये जो म्यूजिक का बैंड है ना, ये बहुत अच्छा बैंड हो जाएगा, हाँ छोड़, तो ये बहुत अच्छा सॉन्ग गाता है, ये बहुत अच्छा गाना गाता है, बहुत अच्छा, ये जो ग्रुप वाले हैं ना इनका सॉन्ग बहुत अच्छा है, ठीक है। मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला कि हाँ इनका सॉन्ग बहुत अच्छा है, ये ग्रुप में जो गाते हैं ना ये लोगों का सॉन्ग बहुत अच्छा है। तो अब जब मैं ये टेस्ट की, अब डिफरेंट वर्जन, अब कोई दूसरा पर्सन भी आकर उसको देखेगा कि हाँ उस ग्रुप का वो ग्रुप जो गा रहा है वो सच में अच्छा गाना गा रहा है कि नहीं, आवाज में जादू है कि नहीं, है ना, अट्रैक्शन है कि नहीं, होना चाहिए। जब एक पर्सन बोल के चला गया तो दूसरा पर्सन की जब आवाज में आएगा, एक मिनट रुको तो, हेलो, हाँ ठीक है बोलिए। इकोनॉमिक्स भी का सेक्शन क्या बोले, हाँ हाँ सेक्शन, एक सेकंड रुको थोड़ा, कॉल रुको तो एक महीना बाहर, तो हाँ, तो मैं वही बोल रही हूँ कि अगर हमको टेस्ट करते हैं तो उसमें हम क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या कि जब कोई चीज को हम टेस्ट किए, उसका जब रीटेस्ट आएगा ना तो उसका रिजल्ट वही आना चाहिए, ठीक है, तब यानी कंसिस्टेंसी है। मतलब एक कोई ग्रुप, अभी मैं तुमको एग्जांपल दी, अगर कोई ग्रुप का स्टडी किया कि हाँ ये ग्रुप वाले लोग, ये बैंड वाले लोग बहुत अच्छा गाना गा रहे हैं, तो दूसरे जब कोई आके कोई डिफरेंट वर्जन आके कोई चेक कर रहा है तो वो भी तुम्हारा क्या आना चाहिए, वही रिजल्ट आना चाहिए, हमारा आवाज का अट्रैक्शन नहीं करना चाहिए। नहीं तुम बस सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो रियलिबिलिटी जो है ना वो दिखाती है कि ट्रस्ट वर्दी, ये दिखाती है टेस्ट में, टेस्ट के स्क्वायर में कि हाँ ये ट्रस्ट वर्दी है, इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल रिलायबल है, ठीक है। ये जो टेस्ट है ना रियलिबिलिटी, ये बोलती है कि इसलिए हम लोग क्या देखते हैं, कंसिस्टेंसी देखते हैं, और ये क्या दिखाती है कि हाँ देखो ये जो टेस्ट है ना ये बहुत ही ट्रस्ट वर्दी है। जैसे कि 2-3 आदमी उसको आके टेस्ट कर रहा है, ठीक है, कहने का मतलब है आ जाओ, कि जैसे कि आ जाओ मैं इंटरव्यू देने गई, ठीक है, मैं इंटरव्यू में मैंने 10 का 10 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक है ना, 10 का 10 क्वेश्चन का। तो एक टीचर जाके दूसरे टीचर को बोला कि वो लड़की जो है ना सारे के सारा क्वेश्चन का आंसर दे, वही वो टीचर बोलेगा ना कि नहीं हम भी वही क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, आप पूछ कर दे, ठीक है। तो अब वो दूसरा टीचर में से वही क्वेश्चन पूछेगा, तो मुझे वही आंसर का वही रिप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तब तब मैं क्या कहलाऊंगी, तब मैं कहलाऊंगी कि हाँ कंसिस्टेंसी है मेरे अंदर, है ना, यानी मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, मैं पढ़ाने के काबिल हूँ, क्या है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तब जाके इस पे ट्रस्ट बन सकता है, ठीक है। तो रियलिबिलिटी का मतलब क्या है, कोई भी टेस्ट करने से उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वह जब हम कोई टेस्ट किए उसका जो रिजल्ट आया, तो वो जो रिजल्ट है ना जब दूसरे पर्सन भी उसको टेस्ट करे ना तो वही रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है अगर मैं 2+2+ में 4 जोड़ी, दूसरा पर्सन को भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ तो सबको पता है कि अगर मैं अगर ऐड की तो 2+2 क्या आया, 4 आया, तो दूसरा भी जब ऐड करे तो 2+2+4 ही आना चाहिए, ठीक है। तब तुम्हारा रियलिबिलिटी कंसिस्टेंसी तुम्हारे मेजरमेंट, तुम्हारा मेजरमेंट, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द डिग्री टू,
हाँ, the degree to which observed value square free from error of measurement refer to the reliability. रियलिबिलिटी में क्या होता है, जब हम रियलिबिलिटी टेस्ट कर लेते हैं ना, तो किसी भी तरह का वो एरर से फ्री रहता है, ठीक है। किसी भी तरह का एरर से या स्कोर या वैल्यू, इन सब में एरर होने से फ्री रहता है, फिर मतलब अपने ट्रस्ट वर्दी बन जाता है कि नहीं अब नहीं एरर होगा। यहाँ जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ, तो इफ ए टीचर कंडक्ट द सेम मैथ टेस्ट ऑफ स्टूडेंट रिपीट, देखो मैं एग्जाम्पल एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है ना, एक टीचर वो मैथ का टेस्ट लेता है। जब वो मैथ का टेस्ट लेता है ना, तो एक स्टूडेंट का आता है तुम्हारा 20 में से 20, ठीक है, बाकी सबका जितना जितना है, तो फिर वो 1 वीक के बाद फिर लेगा, 1 वीक के बाद वो टेस्ट फिर लेगा, फिर वो जो लड़का है ना उसका 20 वही क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन वही रहेगा, तो क्या होगा, वो लड़का का जब वही लड़का का आएगा 20 में से 20, यानी वो लड़का में क्या है, कंसिस्टेंसी है, ट्रस्टवर्दी है, वो पढ़ा, वो बहुत पढ़ने में है, वो बिल्कुल ट्रस्टवर्दी है ना, यानी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल रिलायबल है ना। एक पर्सन अगर कोई चीज को टेस्ट करता है तो दूसरे पर्सन उसको टेस्ट करेगा तो वही रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आज हम कोई टेस्ट किए, फिर कल मैं उसी को जाकर टेस्ट करूंगा तो उसका वही रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। इसको बोला जाता है रिलायबिलिटी। अब देखो ये वाला भी याद करना है कि रिलायबिलिटी जो होती है ना, इसका कुछ टाइप होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। फर्स्ट है टेस्ट रिप्लेस रिलायबिलिटी, सेकंड है अल्टरनेट फॉर्म मेथड, थर्ड है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, फोर्थ है तुम्हारा इंटररेटर को दूसरा नाम बोलेंगे इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, सबका हम लोग कीवर्ड याद करेंगे, ठीक है ना। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी जो है ना, इसका दो पार्ट है, एक है स्प्लिट हाफ मेथड और दूसरा है क्रॉनबेच अल्फा, ठीक है। एक एक करके हम लोग समझेंगे। पहले से रिलायबिलिटी का कंपोनेंट समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके समझते। देखो बोले कि रिलायबिलिटी में क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी ओवर टाइम होनी चाहिए। मतलब क्वालिटी ओवर टाइम का मतलब कि जब तुम एक रिसर्च अभी कर रहे हो तो लेकिन बाद भी वही क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी में चेंजिंग होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, ये सब होनी चाहिए किसमें, रिलायबिलिटी में। ये एग्जाम में क्वेश्चन में आता है, ठीक है, ये एग्जाम में आता है। देखो टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, मैं समझा रही हूँ। सेम टेस्ट समझना है, सेम टेस्ट सेम डिफरेंट ऑपरेशन। सेम टेस्ट मतलब मान लो कि मैं 10 क्वेश्चन को एग्जाम में टेस्ट करने, ठीक है ना, मैं 10 MCQ क्वेश्चन दे, सेम ग्रुप सेम स्टूडेंट, लेकिन एक बार मैं क्या करूंगी कि मैं एक बार में इस मंडे को टेस्ट ले लेती, फिर एक बार मैं क्या करूंगी अगला मंडे को, इस तरह का टेस्ट को क्या बोलते हैं, टेस्ट इन टेस्ट रिलायबिलिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है जब we estimate case in case reliability, जब when we administrator मतलब टीचर the same test same sample but different occasion, का मतलब क्या है, क्वेश्चन सेम रहेगा, स्टूडेंट भी सेम रहेंगे, बट ओकेजन अलग अलग रहेगा। हो सके एक बार मैं इस मंडे को टेस्ट ले लूं, फिर वही क्वेश्चन को मैं बोलूंगी कि मैं कुछ दिन बाद लूँ, 1 मंथ के बाद लूंगी, है ना, 1 मंथ 15 डेज, आफ्टर 15 डेज के बाद उसी टेस्ट, ओकेजन डिफरेंट, है ना, ओकेजन डिफरेंट, ठीक है। नहीं सॉरी, ओकेजन का मतलब वो नहीं, टाइम नहीं, सॉरी ओकेजन का मतलब अलग अलग जगह हो जाएगा। सेम टेस्ट सेम ग्रुप टू डिफरेंट ओकेजन, नहीं ठीक है अलग अलग टाइम पे, हाँ अलग अलग टाइम पे
नहीं ठीक है, बिल्कुल मैं बिल्कुल सही बताई, ठीक है ना। कि मैं मान लो कि मैं टेस्ट ले रही हूँ, कोई स्कूल में टीचर क्या करेगा तुम्हारा, कोई टेस्ट लिया, ठीक है, कोई टेस्ट ले रहा, तो टेस्ट का वो 10 क्वेश्चन प्रिपेयर किया, 10 क्वेश्चन क्या किया उसने प्रिपेयर किया, ठीक है, और अपने क्लास में टेस्ट लिया, यानी टेस्ट किया, ठीक है, मंडे का उसके बाद फिर वही क्वेश्चन 15 डेज के बाद या 1 वीक के बाद फिर वही क्वेश्चन सेम टेस्ट, देख लो सेम टेस्ट, ठीक है, वही स्टूडेंट सेम ग्रुप वही क्लास, ठीक है, लेकिन कुछ दिन के बाद है ना, सम डे के बाद दे रहा, डिफरेंशिएशन ऑक्सीजन अलग है ना, कुछ दिन के बाद, है कुछ दिन के बाद दे रहा, तो ये हो गया तुम्हारा टेस्ट रिलेबिलिटी, रिलेबिलिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन सेम टेस्ट ले रहा है, सेम सिंपल रख रहा है, लेकिन टू डिफरेंस ऑफिसर, ठीक है, इसको बोलेंगे टेस्ट रिलेबिलिटी। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या सेट का एग्जाम हो सकता है? जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है तो किसी को वाई सीरीज मिला, किसी को जेड सीरीज मिला, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, बता रही एक मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, डिफरेंस ऑफ रीजंस मतलब क्या, डिफरेंस ऑफ रीजंस का मतलब कि सेट का क्वेश्चन तुम्हारा, ये बात तो सही बोली कि एक्स वाई का सेम टेस्ट है, सेम ग्रुप है, लेकिन डिफरेंट ऑकेजन का मतलब कुछ दिन बाद लेगा, कुछ दिन बाद, ठीक है, कुछ दिन बाद, एक हफ्ता बाद दे सकता है, टेस्ट को फिर से ले रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट को फिर से लेगा, तो सेम टेस्ट, ठीक है, टेस्ट सेम है, मतलब यहाँ पे तुम एग्जाम्पल में ऐसे दे सकते कि मैं तुम लोगों को बोलती हूँ ना कि मैं तुम लोगों का टेस्ट ले रही हूँ, ठीक है ना, मान लो कि आप मैं एक टेस्ट ये इंडियन पॉलिटी का, फिर उसी क्वेश्चन को मैं कुछ दिन बाद दे दूँ, है ना, वो हो गया टेस्ट टेस्ट। मैं तुम लोगों को जब एक क्वेश्चन का मैं मान लो कि मैं तुम लोगों का टेस्ट ली बहुत, मान लो कि मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एमसीक्यू क्वेश्चन का टेस्ट ली थी ना, ठीक है ना, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, है ना, वही तुमको टेस्ट उठा के फिर वही पेपर उठा के तब हो गया टेस्ट, ठीक है ना, सेम टेस्ट, देख लो क्वेश्चन वही है, सेम ग्रुप तो वही स्टूडेंट हो, लेकिन टू डिफरेंशिएशन या टू डिफरेंट ऑफिसर, ठीक है, अलग अलग टाइम पे दे, एक हफ्ता बाद दे रहे, 15 दिन बाद दे रहे, 1 महीना बाद दे, 2 महीना बाद दे, ठीक है, इसको बोलेंगे टेस्ट रिप्लेस, मतलब एक बार लिए फिर दोबारा वही को दोहरा रहे, ठीक है, और इसको हम लोग याद करते चलिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड का मतलब क्या है, एक तो हम लोग बढ़े टेस्ट रिप्लेस, ठीक है, इसको याद करते चलेंगे तभी याद होगा, ठीक है, इसको याद करने के बाद उसको बनेगा, चलो। अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर्म ऑफ टेस्ट, पहली बार समझना है, डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट क्वेश्चन, समझना, डिफरेंट टेस्ट सेम ग्रुप, मान लो कि तुम ही लोग हैं, ठीक है ना, तो मैं तुम लोग से एक मंडे क्वेश्चन दी, एक मंडे में बोली तुम लोगों का मैं टेस्ट लूँ, टेस्ट क्या ली है तुम लोगों का, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, देख लो डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है, सेम ग्रुप तो रहोगी सेम, ठीक है, टू डिफरेंशिएशन देखो उसी के जैसा है, अलग टाइम पे अलग, दो डिफरेंशिएशन मतलब मैं इसको बांट दूँ आधा आधा, टू डिफरेंशिएशन मतलब इसको दो पार्ट में बांट दूँ, दो अलग अलग सेशन बना दूँ, ठीक है, दो डिफरेंशिएशन कर दूँ, ठीक है, एक पार्ट इधर रहेगा, मतलब मेरे क्लास का एप्लीकेबल नहीं होगा ये तो, मतलब यहाँ का एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब मैं ऐसा टेस्ट ले रही हूँ ना, जो बता रही हूँ, जैसे क्लासरूम में टीचर क्या है, डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट है, मतलब देखो एक्स और वाई, एक्स का जो क्वेश्चन पेपर बना है ना, इसका क्वेश्चन डिफरेंट, और वाई का जो बना है ना क्वेश्चन पेपर, ये
ठीक है, समझ रहे? डिफरेंट टेस्ट हो गया, डिफरेंट क्वेश्चन, टेस्ट रहे जो क्वेश्चन, दोनों में से कुछ भी बोलो एक ही बात है क्या। उसके बाद बोला कि सेम ग्रुप, स्टूडेंट एक ही रहेगा, सेम ग्रुप, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो हम दो पार्ट में बांट देंगे, एक को देंगे एक्स वाला क्वेश्चन और एक को देंगे वाई वाला क्वेश्चन, वही तो टू डिफरेंशिएशन बना देंगे, एक वाई सेशन हो गया, एक एक्स, अलग अलग क्वेश्चन देंगे, डिफरेंट टेस्ट होगा, अलग अलग क्वेश्चन होगा, मतलब मैं टेस्ट को क्या की दो पार्ट में बांट दी, एक ग्रुप को इधर बैठा दी, एक ग्रुप को इधर बैठा दी, एक ग्रुप को अलग क्वेश्चन दिए तो दूसरा ग्रुप को अलग क्वेश्चन। चलो मैं बता रही हूँ इसके एग्जाम्पल। एनटीए का एग्जाम होता है तो कैसे होता है, तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा, दो पार्ट में बांट देता है, एक होगा तुम्हारा फर्स्ट हाफ में, एक होगा सेकंड हाफ, तो बता दोनों का क्वेश्चन सेम होता है, डिफरेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट होता है, लेकिन सेम ग्रुप नहीं होता है। लेकिन एक बात बता रही हूँ मैं, क्लासरूम का मैं बात बता रही हूँ, एग्जाम्पल में क्लासरूम में टीचर क्या करेगा या फिर रिसर्चर क्या करेगा, सॉरी यहाँ रिसर्चर का बात है, रिसर्चर क्या करेगा, डिफरेंट टेस्ट या डिफरेंट क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन तैयार करेगा, सेम ग्रुप रहेगा लेकिन इसको दो पार्ट में बांट देगा, सेशन में बांट देगा। क्लासरूम में अगर इसको अप्लाई करेंगे तो करना होता कैसे करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे वही एनटीए वाला, एनटीए ने क्या किया, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन अलग बनाया, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन अलग बनाया, ठीक ना, और दो डिफरेंशिएशन में बांट दिया, है ना, टू डिफरेंशिएशन में बांट दिया, एक अभी होगा एक बाद में होगा इस तरह से। लेकिन यहाँ टू डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, एक ही टाइम में होगा लेकिन सेशन अलग कर देगा, एक का नाम रख देगा ए, एक का नाम रख देगा बी, इस तरह से, मतलब डिफरेंट टेस्ट सेम ग्रुप टू डिफरेंशिएशन, सेशन देखो, सेशन मतलब होता है ना, ए हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे गवर्नमेंट कोई भी स्कूल में तो होता है ए सेशन बी सेशन होता ना, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन डिफरेंट कर दिया, ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट, सेम ग्रुप है, एक ही क्लास का बच्चा है, एक ही स्टूडेंट है, लेकिन इसको दो ग्रुप में बैठा दिया। चलो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो कि कोई टीचर को टेस्ट लेना अपने क्लास का, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दो तरह का क्वेश्चन बनाएगा, डिफरेंट क्वेश्चन बनाएगा, ठीक ना, डिफरेंट क्वेश्चन बनाएगा, डिफरेंट क्वेश्चन बनाएगा, डिफरेंट क्वेश्चन बनाया, प्लस सेम ही ग्रुप रहेगा, ग्रुप एक ही रहेगा। अब इस ग्रुप को क्या करेगा, दो पार्ट में बांट देगा, दो सेशन रखेगा, ए सेशन कुछ बच्चों को इसमें डाल देगा और कुछ बच्चों को इसमें डाल देगा, अब अलग अलग क्वेश्चन दे देगा, इसको बोलेंगे अल्टरनेट फॉर्म यूनिट। और उससे पहले जो हम लोग पढ़े तो क्या था उसमें, टेस्ट में क्या बोला, टेस्ट में बोला था सेम क्वेश्चन रहेगा, Same question, same group, different location. सेम ग्रुप और डिफरेंट ऑकेजन, हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा तुम्हारा, डिफरेंट क्वेश्चन, अल्टरनेट फॉर्म मेथड में क्या बोला, डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा, प्लस सेम ग्रुप रहेगा, ग्रुप सेम ही रहेगा, लेकिन सेशन जो होगा ना वो डिफरेंट होगा, दो सेशन रहेगा, टू डिफरेंट सेशन रहेगा, टू डिफरेंट सेशन रहेगा, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा दूसरा टेस्ट। अब आ जाओ इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, देखो यहाँ पे क्या बोला, इंटरनल कंसिस्टेंसी में हम लोग कोरिलेशन चेक करेंगे, मल्टीपल आइटम रहेगा और उसमें लोग कोरिलेशन चेक करेंगे, है ना, टेस्ट दैट आर इंटेंड द मेजर द सेम कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे बोला कि मल्टीपल आइटम की हम अपने इंटेंट से मेरा अटेंशनली टेस्ट करेंगे कोरिलेशन को चेक, ठीक है। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी जो होती है उसका दो टाइप होता है, एक होता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी और एक होता है क्रॉन बैच, हाँ क्रॉन बैच अल्फा का डेफिनेशन बिल्कुल स्प्लिट मैच कर रहा है, पहले स्प्लिट हाफ आ गया तो स्प्लिट हाफ समझ गया, तो स्प्लिट हाफ, हाफ का मतलब भी होता है आधा, अच्छा इसको ऐसे भी लिखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो कॉन्फ्यूज, स्प्लिट हाफ का मतलब क्या है, अच्छा मैं वहां अच्छी वन सेशन, एक ही सेशन है, दो पार्ट में बांट देंगे, आधा देख जाएगा, ठीक है,
टू इक्विवेलेंट हाफ, दोनों को बराबर बराबर में बांट, टू इक्विवेलेंट हाफ कर दी। एक सेशन को क्या किए, सेशन एक ही है, ठीक है, ए ही है, इसी को दो पार्ट में बांट देंगे, एक तरफ इधर बैठो और आधा आदमी इधर बैठो, तो बांट देंगे, इसको बोलेंगे स्प्लिट हाफ। बोल रहे कि दिस मेथड इन्वॉल्व स्प्लिटिंग, यहाँ तोड़ा जाता है एटम ऑफ इंस्ट्रूमेंट इनटू द टू हाफ, यहाँ दो हाफ। क्वेश्चंस में इसका कीवर्ड है कि हाफ्स रहेगा, कंप्रोमाइजिंग द स्कोर द ऑब्टेन द ईच हाफ। एक एडमिनिस्ट्रेशन जब टेस्ट करेगा तो वन सेशन विद टू इक्विवेलेंट, एक सेशन को दो पार्ट में बांट देगा, फिर कोरिलेशन चेक करेगा इन दोनों के बीच में क्या कोरिलेशन है। अभी हम लोग सबका ये बनाएंगे, क्रॉनविच अल्फा के बारे में पढ़ना। क्रॉनविच अल्फा जो है, क्रॉनविच अल्फा इज वाइडली मेजर ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलेटिव, क्या बोले, इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है ना वो बिल्कुल क्रॉनविच अल्फा की जैसा है। इट कैलकुलेट द एवरेज कोरिलेशन अमंग द ऑल एटम्स, एटम्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कोरिलेशन चेक करते हैं ना। क्वेश्चन यार स्केल टाइप का लेके मैं दिखाती हूँ कैसे। हाँ जी, बोला कि देखो क्रॉनविच अल्फा यहाँ पे इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलेबिलिटी, क्रॉनविच अल्फा जो है इंटरनल कंसिस्टेंसी साथ मिलकर क्या करती है, चेक करती है। कैसे चेक करती है, देखो जैसे कोई बोला एक्सेलेंट है, तुम अपना मान लो ये बनाई प्रपोजल और तुम क्या किया कि तुम्हारा प्रपोजल एक्सेलेंट है, जब हम क्रॉनविच अल्फा से नापेंगे तो मेरा एक्सेलेंट का मतलब हो जाएगा अल्फा 0.9। कोई बोलेगा कि तुम्हारा प्रपोजल जो है ना गुड है, बस गुड है, तुमको नंबर मिलेगा 0.9 अल्फा 0.8 क्रॉनविच अल्फा। कोई बोलेगा ठीक है एक्सेप्टेबल है, बस एक्सेप्टेबल है बस, वो बोलेगा 0.8 ना, कोई बोलेगा क्वेश्चनेबल है, क्वेश्चन करेंगे हमको इसमें डाउट है, तुम्हारे यानी 0.7 और तुमको देगा नंबर क्रॉनविच अल्फा। और इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलेशन चेक करती है तो इससे अच्छेगा। एक्सटेंट का मतलब 0 अल्फा ग्रेटर देन 0.9, गुड का मतलब 0.9 अल्फा ग्रेटर देन अल्फा फिर ग्रेटर देन 0.8। एक्सेप्टेबल में 8 है और 7, क्वेश्चनेबल में 7 एंड 6। उसके बाद पुअर बोलेगा पुअर है तुमको 6 मिलेगा, उसके बाद बोलेगा अनएक्सेप्टेबल नहीं है यानी 6, यानी पुअर यानी तुम्हारा 6 नंबर अगर तुमको मिला, मान लो कि तुमको मिला 0.6, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, तो कुछ बोला नहीं, तुमको इतना नंबर दे दे, समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा पुअर है, मेरा प्रपोजल पुअर है। अगर कोई तुमको ऐसे दे दिया नंबर, तुमको समझ में आ जाएगा मेरा एक्सेप्ट ही नहीं है, मेरा एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एटम्स को लेकर कोरिलेशन चेक है ना, क्या करते हैं एटम्स को लेकर क्वेश्चनर स्केल जितने भी एटम्स है ना उसको क्वेश्चन से स्केल के दोनों कोरिलेशन देखते हैं, मतलब एक तरीके से हम लोग क्या करते हैं एटम्स को लेकर कोरिलेशन चेक करते, ठीक है ना। तो कोरिलेशन कैसे चेक करेंगे, हमारा तो कोई एक्सीलेंट बोल दिया मान लो, तो क्या समझ में आया कि वो मुझे अल्फा मिला है 0.9 मिला, या तुमको 0 अल्फा मिला और ऐसे मिला, तो अब तुमको समझ में क्या आएगा कि वो मुझे क्या मिला, इंटरनल कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग देखे तो एक्सीलेंट, ठीक है। अब ये बना दो इंटररेटर और इंटर ऑब्जर्वर, एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं उसके बाद आगे। देखो पहले हम लोग पढ़े थे टेस्ट रिलेटिव, इसका क्या बना था तुम्हारा, इसका अगर हमको बनाना पड़ेगा तो हम क्या बनेंगे, सेम क्वेश्चन प्लस सेम टेस्ट सेम रूल, प्लस डिफरेंट ऑकेजन। उसके बाद हम क्या पढ़े थे बताओ, टेस्ट टेस्ट के बाद अल्टरनेट,
अल्टरनेट फॉर्म मेथड। इसमें क्या बोला गया तो तुम्हारा क्वेश्चंस डिफरेंट रहेगा। क्वेश्चन डिफरेंट है, क्वेश्चन डिफरेंस हमारा, और ये भी क्वेश्चन डिफरेंस है और सेम प्लस हमारा सेशन अलग, सेशन डिफरेंस, डिफरेंशिएशन टू डिफरेंशिएशन होगा ना। टू सेशन रहेगा, टू डिफरेंस। इसके बाद क्या पढ़े थे बताओ, इसके बाद क्या था इस इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, अल्टरनेट हो गया। ये क्या, ये टेस्ट रेट टेस्ट, एक मिनट, अल्टरनेटिव, इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटरनल हीट हाफ कॉन्वेक्स अल्टरनेटिव, इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी आएगा तुम्हारा दो चीज आएगा, क्रॉनवेज अल्फा आएगा और तुम्हारा स्प्लिट साफ आएगा। स्प्लिट साफ में हम क्या किए थे, वन सेशन है और टू इक्विवेलेंट, क्या करेंगे, इक्विवेलेंट, टू इक्विवेलेंट हाफ, आधा आधा बार में, इस तरह, ठीक है ना। ये इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या, स्प्लिट साफ ना, हाफ स्प्लिट, हाफ स्प्लिट हाफ, बस फिर एक बार हम रिविजन कर लेंगे। अच्छा देखो क्या बोला, फिर बोल रहा तुम्हारा कि इंटर रेटर, देखो इंटर रेटर बोल रहा, इंटर ऑब्जर्वर रियलिटी, मतलब कोई एक टेस्ट है, समझना ठीक है ना, कोई एक टेस्ट, कोई एक टेस्ट है, कोई एक ठीक है ना, कोई एक ग्रुप है या कोई बिहेवियर, कोई है, उसको एक से ज्यादा रिसर्च है, उस पर रिसर्च करना, ठीक है। इंटर रेटर इंटरनल ऑब्जर्वर रियलिबिलिटी रेफर टू द डिग्री ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी टू मोर ऑब्जर्वर रेटर मेजरिंग द सेम इवेंट या बिहेवियर, कोई तुम्हारा बिहेवियर हो, कोई इवेंट हो, कोई इसको स्टडी कर रहा, उसको कोई एक आदमी नहीं कर रहा, 3-4 आदमी कर रहा, टू या मोर रेटर यानी रिसर्चर ना, स्कोर द टेस्ट इंडिपेंडेंट, दो या दो से ज्यादा रिसर्चर जो है ना, एक ही रिसर्च, एक ही टॉपिक पे दो या दो से ज्यादा रिसर्चर अगर उसको बेहतर कर रहे हैं ना, कोई टॉपिक है, बिहेवियर कोई टॉपिक है, मान लो इस बिहेवियर पे स्टडी कर रहा है, इस पे मेजर कर रहा है, इस बिहेवियर को कोई मेजर कर रहा, इसको कोई 2 3 ये 4 है 3 या मोर, दो या दो से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा रेटर, रेटर मतलब कौन, रिसर्चर, दो या दो से ज्यादा रिसर्चर उसको रिसर्च कर रहे हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर रेटर या इंटर ऑब्जर्वर रियलिबिलिटी। देखो थोड़ा सा तो कीवर्ड करके हम लोग पढ़ेंगे बार बार रिवीजन करके, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है और एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि जब दो या दो से ज्यादा डेटा स्कोर टेस्ट इंडिपेंडेंट, जब दो या दो से ज्यादा मतलब एक ही इवेंट या कोई या किसी भी सब्जेक्ट को कोई स्टडी कर रहा और उस पर टेस्ट ना दो या दो से ज्यादा कोई रिसर्चर टेस्ट कर रहा है ना, कोई अकेला टेस्ट नहीं कर रहा, दो या दो से ज्यादा कोई मतलब कोई एक चीज है, ठीक है। मान लो कि तुमको किसी चीज का ओवरव्यू लेना है ना, तुमको किसी ग्रुप पे किसी पे भी स्टडी करना है, इसमें कोई एक रिसर्चर आके नहीं कर रहा है, कर रहा 3-4 रिसर्चर या उससे भी ज्यादा आकर उस पर स्टडी कर रहा है, 2 या मोर रेटर। मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आ जाएगा, ये हम क्वेश्चन सॉल्व करके इसे बता रहे ना कि क्वेश्चन सॉल्व करके करना है, तो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन सिर्फ को भी याद हो जाता है ना इससे। देखो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो तब उसके बाद जो जैसे अभी पढ़ाया उसी से रिलेटेड, ठीक है ना। द एक्सटेंट टू विच मेजर गैप द सेम इज कॉल्ड across different time group of people version of the instrument is called। बोल रहा है क्या पता है, अगर हम किसी चीज को मेजर करें येल्ड कर रहे हैं, सेम स्कोर आएगा डिफरेंट टाइम के बाद, कोई ग्रुप का कोई वर्जन का किसी का भी कर रहे हैं, हाँ रियलिबिलिटी ठीक है ना। हाँ ये वाला क्वेश्चन करो, देखने दो। रियलिबिलिटी के अंदर कौन कौन आएगा, तो स्प्लिट हाफ, हाँ टेस्ट स्प्लिट हाफ और इंटररेटर है ना। इंटररेटर का मतलब वो टू बटी, चलो टेस्ट रीटेस्ट का मतलब क्या बोला गया था, यहाँ पे क्या बोला गया था, टू सेम टेस्ट सेम ग्रुप, हाँ सेम ग्रुप और डिफरेंट ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, स्प्लिट हाफ में क्या बोला गया था, स्प्लिट हाफ में बोला गया एक स्टेशन रहेगा, लेकिन इसको क्या करेंगे, टू हाफ कर देंगे, टू इक्विवेलेंट, दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर, टू इक्विवेलेंट पार्ट है ना, टू बराबर देंगे, टू बराबर में हाफ कर देंगे, ठीक है। और रेट में क्या बोला गया था, दो या मोर कौन रहेंगे, रेटर, दो या ज्यादा रेटर, हाँ वो टेस्ट करेंगे तब हो जाएगा, ठीक है ना। क्रॉन बेच अल्फा किसका पार्ट है बताओ, क्रॉन बेच अल्फा किसमें आएगा, क्रॉन बेच अल्फा किसमें आएगा, रियलिबिलिटी में आएगा। चलो ये देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो कंसिस्टेंसी क्या है, एक मिनट of data collected measure different points of the time the identity data तो इम्पोर्टेंट, जब हम लोग हाँ बिल्कुल, हाँ एकदम सही बोली, चलिए टेस्ट रिटेस्ट बिल्कुल सही, क्या बोल रहा, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब सेम टेस्ट सेम ग्रुप और डिफरेंट पॉइंट मतलब डिफरेंट ऑक्सीजन ना, डिफरेंट ऑक्सीजन, डिफरेंट ऑक्सीजन। मुझे देखने में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि है, क्वेश्चन ऐसा बहुत है, मैं बहुत सारा क्वेश्चन है। इसमें है कि नहीं ये बात हमको देखना पड़ेगा, तो है बहुत सारा क्वेश्चन है जो सब टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा इसमें नहीं वाला में, ठीक है, अब मैं गुस्सा स्टार्ट कर, चलो इतना तो क्लियर हो गया ना, इतना तो क्लियर हो, यहाँ तक हो गया ना, ठीक है। और हम लोग पता है क्या करेंगे, एक बार हम लोग अपना रिवाइज भी करते चलेंगे, ठीक है, इसका रिवीजन हो गया, टेस्ट का रिवीजन, ठीक है, टेस्ट का रिवीजन हो गया, ऐसे करके रिवीजन करते चलेंगे ना, मतलब कि ये सब थोड़ा हार्ड है, मतलब भूल जाता, हार्ड इसलिए नहीं माइंड से निकल जाता है, इसलिए हार्ड है, बाकी ऐसे हार्ड है, हाँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ तो ये भी तुम्हारा ठीक है, चलो अब यहाँ पे आते उसके बाद अभी फ्लो चार्ट बनाएंगे। देखो हम लोग क्या पढ़े, तुम्हारा रियलिबिलिटी ना, पिक्चर के थ्रू भी समझ जाते हो। देखो क्या बोल रहे हैं, रियलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी, चाहिए
रिलेबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंट, और वैलिडिटी का मतलब बोलता है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, रिजल्ट में एक्यूरेसी होनी चाहिए और ये बोलता है कंसिस्टेंट चाहिए, ट्रस्टवर्दी। बोला कि यहाँ पे ना ये ना रिलेबल नॉट वैलिड, मैं बताऊँ नॉट वैलिडिटी नॉट रिलेबिलिटी, नॉट रिलेबल नॉट वैलिड दोनों। चलो रिलेबल का मतलब क्या है, ये तुम्हारा एक जगह सब है इरेलेबल। ये पिक्चर में बोला कि देखो यहाँ पर ना रिलेबल तो है सब एक जगह है, लेकिन ये वैलिड, वैलिड का पता जब ये यहाँ पे बोल रहा है कि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं एक जगह पे है, यहाँ पे वैलिडिटी भी कम है और रिलेबिलिटी कम है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा, ना ही तुम्हारा वैलिडिटी है और ना ही तुम्हारा रिलेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे बोला सब चीज एक तो सब जगह है और इसी सर्किल के अंदर, तो यहाँ पे दो है। तो रिसर्च के डेटा में रिलेबिलिटी और वैलिडिटी जरूर, और वैलिडिटी का मतलब हमें सब क्या है। व्हाट इज द वैलिडिटी? वैलिडिटी रेफर टू द एक्यूरेसी ऑफ द मेथड। ठीक है, जब तुम चीज की रिसर्च कर रही इसमें इसको मेजरमेंट, वैलिडिटी का मतलब क्या है कि हमारे रिसर्च में एक्यूरेसी चाहिए। हमारी रिसर्च में एक्यूरेसी चाहिए, जब मेजरमेंट किया जाए क्या निकलना चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। वैलिडिटी रेफर टू द एक्सटेंट व्हिच टेस्ट मेजरमेंट एक्यूरेसी मेजरमेंट मेजर्स व्हाट इज इंटेंट टू मेजर। बोला वैलिडिटी का मतलब क्या है, वैलिडिटी का मतलब है तुम्हारा कि तुम किस चीज को टेस्ट करने जा रहे हो, तुम्हारा इंटेंट क्या है टेस्ट करना, तुम्हारा इंटेंट क्या है, तुम्हारा इरादा क्या है। जिस चीज को तुम्हारा टेस्ट करने का इरादा है ना, तुम उसी को टेस्ट करो। हमारा जो इंटेंट है ना काम करने का, तो उसी को करो, तो जिसको मेजर करना है वही। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है आपके टेस्ट पे। अगर आपकी रिसर्च में एक्यूरेसी है, वैलिडिटी है, आपका रिसर्च एप्रोप्रिएट, मीनिंग आपका रिसर्च में मीनिंगफुलनेस है। अगर वैलिडिटी है मतलब आपने अपने रिसर्च में जिस चीज को टेस्ट करना चाहा है उसी को तो टेस्ट किया है ना, अगर उसी को टेस्ट किया है तो ये आपके रिसर्च में एक्यूरेसी यानी एप्रोप्रिएट है, मीनिंगफुल है और यूज। तो कंक्लूजन और इंफ्रेंस वगैरह भी तुम्हारा यही आएगा। ठीक है, अब मेरे एक बात समझ, हम लोग जब पढ़े रिलेबिलिटी, उसका हम लोग कीवर्ड क्या पढ़े, कंसिस्टेंसी। इसका कीवर्ड क्या है तुम्हारा, अगर तुम कीवर्ड बोलोगी क्या है तुम्हारे कीवर्ड, एक्यूरेसी। क्या है इसका कीवर्ड, तुमको क्या मिलेगा यहाँ पर, इसका कीवर्ड क्या है भाई, तो कंसिस्टेंसी। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो देखिए कंसिस्टेंसी। वैलिडिटी का कीवर्ड क्या है, बिल्कुल एक्यूरेसी। हाँ बोलोगी तो मुझे समझ में आएगा। यहाँ अब आ जाओ मैं एक एग्जाम्पल वैलिडिटी। मान लो कि तुम्हारा मैथ का कोई टीचर है, वो तुमको बोले कि कल 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 टेस्ट है, कल टेस्ट रहेगा, मैथ का टेस्ट रहेगा। बच्चे लोग की क्या ना तो प्रिपरेशन किया मैथ का, आगे वो मैथ का क्वेश्चन नहीं लाकर वो साइंस का क्वेश्चन क्लास करा ले जाओ,
यस, वो मैथ का क्वेश्चन नहीं दी कि क्या चीज का क्वेश्चन दे दिए, साइंस का क्वेश्चन। जब साइंस का क्वेश्चन दिए ना तो ये कहाँ से रहा वैलिड, कहाँ से रहा एक्यूरेट। आपने तो बोला था कि मैथ का टेस्ट होगा, तो आपको जो मेजर करना आपको वही ना मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने बोला कि मैं मैथ का, मैं आपका मैं टेस्ट लूंगा मैथ का, और मैथ का मैं देखूंगा कि आप मैथ में कितना आगे, लेकिन इन्होंने मैथ का क्वेश्चन नहीं लाके साइंस का क्वेश्चन आया, तभी वैलिड, ठीक है। हाँ, जब मैथ के बोल के मैथ का टेस्ट ले रहा, इसका मतलब क्या कि एक्यूरेसी जो है आपके टेस्ट में एक्यूरेसी, ठीक है, आपका टेस्ट वैलिड, ठीक ना, आपके टेस्ट में वैलिडिटी, ठीक है। हमारा किसी का जान पहचान का डेट निकला है क्या, जान पहचान का? नहीं, मेरा फ्रेंड लोग तो हर साल देता है, तो हम पूछे थे कभी, उनको बहुत बहुत खराब खराब नंबर आया, और वो लोग तुम्हारा इसमें है मतलब, हाँ सुपर कोचिंग में है। हाँ, मेरा फ्रेंड लोग हमेशा देता है एग्जाम, एक वो सुपर कोचिंग में है, एक वो लगे अकेडमी में है कि क्या कहाँ पर बता रहे हैं, वो लोग है, और लोग 2-2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। तो का नाम है, 2 साल का क्यों लेते, 1 ही साल का लेके देख ले कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, 2 साल लेने का क्या जरूरत, हम बोले भी कि 2 साल का लेने का क्या जरूरत है, 1 ही साल का लेता। वही बता रहा था कि आप लोगों का जान पहचान में कि मुझसे पूछ रहा था, तो मैंने, मेरा तो अभी कोई स्टूडेंट का निकला नहीं है, लेकिन PhD के वो लोग क्वालिफाई हो गए और नंबर इतना अच्छा 69 आया है, वो का 60 आया, और अंजलि का भी देखो फर्स्ट टाइम में अच्छा ही आया 48%, वही बोल रहे जान पहचान में कितने निकला कि नहीं, हमने अभी तो मेरे जान पहचान में कोई है ही नहीं ऐसे निकला हुआ, मैंने पूछते बस ये फिर आज पॉलिटिकल साइंस सबसे घटिया सब्जेक्ट है और घटिया नंबर भी आता है हमको लगता है, देखो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी वाला भी है। देखो अब हम लोग क्या बोलेंगे, वैलिडिटी, वैलिडिटी है ना, वैलिडिटी जो है ना, इसको हम लोग 2 तरीके से चेक करते हैं, एक तो एक्सटर्नल वैलिडिटी के तरीके से चेक करते हैं, और एक हो जाता है इंटरनल वैलिडिटी। जब हम लोग एक्सटर्नल वैलिडिटी में लोग क्या चेक करते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी में जनरलाइज, कि वो जनरलाइज हो पा रहा है, लाइव हो पा रहा है, जो तुम्हारा रिजल्ट आया है वो जनरलाइज हो पा रहा है, ठीक है, लोगों पे अप्लाई हो पा रहा है, ये देखो, हाँ हो पा रहा, तो यानी आपका टेस्ट में एक्यूरेसी, आपका टेस्ट जो है तो वैलिड। उसके बाद तुम्हारा इंटरनल वैलिडिटी में तो कॉजल रिलेशन, कॉजल लिंक देखो, जो तुम्हारा लिंक, और एक होता है जो मैं लिखा रोबस्टनेस जो है ना, ये एक्सटर्नल वैलिडिटी की जुड़ी ना, रोबस्टनेस जो है वो किससे जुड़ी है, एक्सटर्नल वैलिडिटी, और एक्सटर्नल वैलिडिटी जो ये जो पेटेंट द एक्सप्लेन विच रिसर्चर फाइंडिंग, रिसर्चर का जो फाइंडिंग निकला है, बोलो एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या चेक करते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी में सर्चर का जो फाइंडिंग निकला, मान लो ये रिसर्चर है, से जो भी फाइंडिंग निकाला, ठीक है, वो फाइंडिंग पॉपुलेशन पे अप्लाई हो पा रहा है, इस पे अप्लाई हो पा रहा है, जनरलाइज हो पा रहा है, ये कहाँ देखते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी। अगर वो फाइंडिंग है, रिसर्चर का फाइंडिंग है और वो फाइंडिंग लोगों पे अप्लाई हो पा रहा है, जनरलाइज हो पा रहा है, यानी आपका टेस्ट एक्यूरेसी है, वैलिड। इसके बाद
इंटरनल वैलिडिटी में क्या बोल रहा है? इंटरनल वैलिडिटी refer to extent of which study can demonstrate a causal relation, causal link between independent variable and dependent variable, free from the influence of the confounding variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की कॉजल लिंक देखेंगे, क्या दोनों के बीच में रिलेशन है ना? जब हम इस तरह से चेक करते हैं ना, कॉज और इफेक्ट में रिलेशनशिप देखेंगे, कॉजल रिलेशन देखेंगे इंडिपेंडेंट और देखेंगे, तो कौन सा यूज करेंगे? इंटरनल वैलिडिटी यूज करेंगे, दोनों के बीच में रिलेशन है। बट ये कॉन्फेंडिंग वेरिएबल का कोई कॉन्फेंडिंग वेरिएबल से बिल्कुल फ्री होना चाहिए, मतलब कोई बाहर का फैक्टर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई बाहर का फैक्टर नहीं आएगा। सिर्फ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को लेकर हम चेक करेंगे ना, इसको बोलेंगे कॉजल लिंक, कॉजल लिंक देंगे। दोनों क्या पता है, होने का पता क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों की अच्छा देखा तो क्या है ये चेक। एक बार हम लोग सब समझ लें, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। इंटरनल वैलिडिटी के ट्रेड से डेफिनेशन भी क्वेश्चन आता है और पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है? पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद पहले से देखिए क्या जाओ। ट्रेड टू इंटरनल वैलिडिटी क्या है? इंटरनल वैलिडिटी का ट्रेड पढ़ेंगे और एक्सटर्नल वैलिडिटी, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया ना वो इंटरनल वैलिडिटी की ट्रेड से क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो वो यहाँ पे क्या बोला? सेवरल ट्रेड कैन अनडिटरमाइन इंटरनल वैलिडिटी and compromise the validity of the research finding. Here, कुछ बोले कि several बहुत सारे क्या था? इंटरनल वैलिडिटी बहुत सारा है, ठीक है? इसके साथ हम सबसे पहले बोल रहे हैं बाइस, याद करो, रटना है, इसको दम रटना है। इसका एक बार क्वेश्चन दिखा दो, बहुत क्वेश्चन आया भाई एग्जाम में, सॉल्व नहीं करना है, देख लो, तुम देखोगे तो तुम्हारे अंदर एक आएगा कि हाँ मुझे याद करना है। लेकिन तो कितना सारा लाइन नहीं हूँ, मतलब देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसमें से कौन सा ट्रेड, लेकिन हम इसीलिए दिखा दिए कि तो समझ में आता है, और डिफिनेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। और अब हम लोग एक पहले एक्सपेरिमेंटल बायस, इंटरनल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी ट्रेड यानी खतरा, इंटरनल वैलिडिटी ट्रेड क्या आ सकता है? इंटरनल वैलिडिटी खतरा कौन पहुंचा सकता है? एक्सपेरिमेंटल बायस, एक नंबर, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटल बायस, इंटरनल वैलिडिटी जो पहला वाला है उसका नाम है बायस, बस समझिए एक्सपेरिमेंटल बायस का मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंटल बायस occur when researcher expectations, belief, preference unintentionally influence the outcome of study. देखो एक्सपेरिमेंटल बायस का मतलब है, मान लो क्लास की स्टूडेंट जी, मैं बोल रही थी मैं क्या बोल रही थी था चीज का था कि नहीं, इस बार तो तुम होगा निकल जाएगा 100%, आरसी का भी निकल जाएगा और तुम्हारा भी निकल जाएगा, हाँ अंजलि का भी निकल जाएगा, अगली बार उसका भी ये था, ऐसे बोल, ठीक है ना? कुछ एक्सपेक्टेशन था, बिलीफ था, लेकिन तुम लोगों का नहीं निकला, तो क्या हुआ? मेरे नहीं निकला, नहीं हुआ तो यानी तुमने तो क्या कि मेरे एक्सपेक्टेशंस को मतलब खत्म हो गया, मतलब मेरे रिसर्च पे चलो मैं ये ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो कि रिसर्चर को रिसर्च करा, ठीक है? और रिसर्च में उसके कंक्लूजन में बोला मेरा जो
कंक्लूजन निकलेगा ना, उसका रिजल्ट कोई भी एक्स वाई जेड है ना, बोले एक्स वाई जेड का जब ये अपना रिसर्च किया, उसका कंक्लूजन जो एक्स वाई जेड ने एक्सेप्टेशन कुछ और था, निकला कुछ और, तो एक्सपेरिमेंट कब होता है इसमें मेंटल बाइस कब होता है, जब एक रिसर्चर का एक्सपेक्टेशन और प्रिपरेशन अनइंटेंशनली इन्फ्लुएंस एंड आउटकम एफिशिएंटली। अब यहाँ पे समझो इसका मतलब क्या है कि पार्टिसिपेंट और रिसर्चर है, रिसर्चर पार्टिसिपेंट सोच रहा है कि इनसे बहुत बिलीव किया हुआ, मतलब बहुत उम्मीद है कि मुझे बहुत अच्छा डेटा देगा, ये देगा वो देगा, लेकिन पार्टिसिपेंट जो है ना उसके साथ उतना अच्छा से डेटा नहीं देगा, ठीक है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, ये क्या हो जाएगा, इसका अनइंटेंशनली देगा, जितना उसको था, जितना उसके माइंड में था कि मुझे वो देगा 100% रिजल्ट देगा, उतना नहीं दिया, उतना अच्छा से नहीं दिया, तो दिस कैन इफेक्ट हाउ द एक्सपेरिमेंटल इंटरैक्ट द पार्टिसिपेंट कलेक्ट डेटा इंटरप्रेट रिजल्ट। जब उतना इसका एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसको जितना लगा था कि मेरा रिजल्ट आएगा, जितना अच्छा मेरा स्टडी का आउटकम आएगा, उतना अच्छा नहीं आया, तो उसका जो इंटरनल वैलिडिटी है ना उसमें एक्सपेरिमेंटल बायस हो जाएगा। कि तुमको तो लगा था कि तुम्हारा 100% आएगा, लेकिन 100% नहीं आया, तुम्हारा तो 90% ही है, 70% ही आया, एक्सपेक्टेशन ज्यादा पे था, लेकिन अनइंटेंशनली था वो तुम्हारे स्टडी का जो एक आउटकम जो था ना वो एक अनइंटेंशनली था, ठीक है, वो तो तुम था नहीं आने वाला है, इससे क्या होगा, तुम्हारी इंटरनल वैलिडिटी खतरा हो जाएगा कि तुमने तो अपना रिसर्च में लिखा कि मेरा इतना 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 आएगा, जब वैलिडिटी चेक होगा तो तुम्हारा तो गलत आ जाएगा कि तुम इतना बोला था तुम्हारा इतना आया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बायस। देखो इसका डेफिनेशन तुमको याद करना है, इसका डेफिनेशन एग्जाम में आता है, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब क्या है, चलो अब मैं एग्जांपल दे दूँ, कल का तुम अगर देखी होगी, पता नहीं क्या होगा, नहीं देखी होगी तो चलो मैं फिर भी समझा दी हूँ कि क्रॉस रिसर्च लैग्निट्यूडनल रिसर्च जब हम एक ही को लेकर रिसर्च करते हैं, मान लो हैरी पॉटर मूवी देखी, तो हैरी पॉटर मूवी जो है ना तुम्हारा कितना पार्ट में आया, 8 पार्ट के बारे में कल बताए थे, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट 8। अब मुझे हैरी पॉटर मूवी का ही स्टडी, ठीक है, हैरी पॉटर मूवी का हीरो का मुझे स्टडी करना है, ठीक है ना, तो जब मैंने जब उसका स्टडी किया ना, हैरी पॉटर का जो था वो बहुत छोटा था, मतलब 14 ईयर्स का होगा, तो मैंने उसका उसके बिहेवियर का स्टडी किया, उसके बाद कुछ दिन बाद में स्टडी करूंगा, अब इसके हो गया 16 का, फिर करूंगा 18 का हो गया, फिर 20 का हो गया, बिहेवियर में चेंज आया, तो डेटा भी अलग अलग तरीके से देगा, हो सके तुमको तो जब डेटा दे, हैरी पॉटर का तुमको डेटा दे, हो सके तुमको अच्छी से ना दे, गलत डेटा दे दे, हो सके हाथी से बोले के बोले, ये तुम्हारा इंटरनल वैलिडिटी खतरा कर देगा। जो क्या बोला, चेंज दैट नेचुरली ऑकर पार्टिसिपेट ओवर टाइम, जो पार्टिसिपेट है ना ओवर टाइम पीरियड में उसका चेंजिंग होता है, चेंज क्या होगा, जैसे फिजिकल चेंज होगा वो बड़ा होने लगेगा, है ना, पहले इतना बड़ा था फिर थोड़ा बड़ा हो गया, साइकोलॉजिकल चेंज होगा, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, माइंड थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, which can influence result independent of the treatment of intervention। मतलब जब इस तरह से डेटा में बदलाव आएगा ना, जब किसी पार्टिसिपेंट में फिजिकल डेवलपमेंट आएगा, चेंजिंग आएगा, वो तुम्हारे इंटरनल वैलिडिटी हम लोग मैच्योरेशन में क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन में था कि जब बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, क्वेश्चन में था कि जब तुम्हारा बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी, तो ये कौन सा रिसर्च है, ये कौन सा ट्रेट है, ट्रेट का नाम लिखा हुआ था, तो ये मैच्योरेशन ट्रेट है, ठीक है ना, तो कुछ ट्रेट का हम लोग याद करेंगे, जैसे मैच्योरेशन में क्या बोल रहा है, इसका कीवर्ड याद करेंगे, बहुत बार आया हुआ, मैच्योरेशन में बोल रहा कि जब पार्टिसिपेंट का में चेंजिंग आएगा, ओवर टाइम पीरियड में चेंज आ जाएगा, क्या क्या चेंज होगा, उसका फिजिकल चेंज होगा, फिजिकल चेंज क्या, यदि हैरी पॉटर का हीरो पे फिजिकल चेंज हुआ, पहला पार्ट बना था तो उसका एज 14 साल का था, दूसरा पार्ट बना था तो उसका एज 20 हो गया था, उसके बाद 25 हो गया था, तो देखो एज फिजिकल चेंज हो रहा,
हाइट भी बढ़ रहा, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होगा, माइंड में भी चेंजिंग होगा। ये तुमको इसका कीवर्ड याद करना है कि मैच्योरेशन का मतलब क्या है, इंसान की मैच्योरिटी लेवल चेंज। जब एग्जाम में क्वेश्चन है कि जब इंसान का साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंज करें कौन सा, तो ये तुम्हारा मैच्योरेशन स्टेट है जो इंटरनल वैल्यू को खतरा कर सकते, खतरा में डाल सकते, ठीक है। इंटरनल वैल्यू जो क्या करेगी, ट्रेट में डाल, खतरा में डाल देगी। देखो पहला का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंटल बायस, हम लोग याद करते चलेंगे। पहला वाला का नाम था एक्सपेरिमेंटल बायस और दूसरा वाला का नाम है तुम्हारा, दूसरा वाला का नाम है मैच्योरेशन। अच्छा ये हाँ मैच्योरेशन। देखो एक बात, ये डबल पेज आ गया, वही एक ही पेज है ना, क्या बोला, ये वाला ज्यादा ठीक था, ठीक है ना। बायस या एक्सपेक्टेशन ऑन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर दैट unintentionally influence the study outcome। रिसर्चर का बिहेवियर इंटरेक्शन इन एडवर्टेंट cause can impact participant respond introduction by, तो एक ही है, वही बात बोल रहे हैं। चला इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट देखो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है ना। तुमको पता है कल से यूट्यूब पे ना एगो न्यूज दिखा रहा कि ना अब यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं होगा। अभी नहीं होगा, लेकिन यस सबको लगेगा कि नहीं होगा, सबको लगेगा नहीं होगा। अगर थंबनेल कोई देखेगा तो सब बोलेगा हाँ यूजीसी खत्म, लेकिन यूजीसी खत्म होगा, एआईसी खत्म होगा, और तुम्हारा जो टीचर वाला होता है वो सब खत्म होगा। और उसकी जगह में मैं तुम लोग को हायर एजुकेशन नहीं, अम्ब्रेला बॉडी पढ़ाई थी, हाँ अब ये लेगा तो मे भी तुम्हारा ना सिलेबस चेंज हो, ये भी सिलेबस चेंज, ठीक है, ये भी सिलेबस चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत फिर प्रॉब्लम है। नहीं जो भी होगा दिसंबर में होगा, मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरा जहाँ तक का अनुमान बोल रहा है, मतलब मैं जहाँ तक लगा सकती दिसंबर में का बाद ही चलेगा, ठीक है, तो तुम लोग ये दिसंबर में बता दो। सिलेबस पहले भी चेंज हो चुका था, तो जब भी हाँ जो भी चेंजेस आया था तो उससे जो सिलेबस दिया वो लोग अपना प्रेस्क्राइब, उससे कुछ भी लेना देना नहीं हुआ था, पहले वाला भी आ रहा था एग्जाम, हाँ सिलेबस के पहले भी आ रहा था, जो भी ये लोग दिया हाँ बढ़ा देता है, चेंज नहीं करता है, चेंज नहीं करता है, इसको क्या करता है, एक्सप्लेन कर देता है, हाँ बस चालाकी करता है, चालाकी करता है, चालाकी कर, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं करता। तो वही मैं बोल रही हूँ, कल से बस एक न्यूज आ रहा कि ये वाला कि हाँ बस चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मैं बोली ना ऐसा कोई बात नहीं। तो इतना ज्यादा दिखाने लगता है ना, हाँ अब खत्म होने वाला, क्यों बनाकर अब यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं होगा, अब क्या करे बच्चे, अब क्या करे बच्चे। हाँ बोले अच्छा मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रही, मुझे भी वही लगा, सच में ये तो कल लगा ना कि हो सके एआईसीटी एग्जाम कराएगा, जब मैं तुम लोगों को बोली भी कि एआईसीटी कराएगा, तो मैं थंबनेल देख के मुझे लगा, और फिर एक वीडियो मैं खोली नहीं, मैं थंबनेल देखी, थंबनेल में लिखा हुआ था अब क्या करे बच्चे यूजीसी एग्जाम नहीं होगा। हाँ बोले कुछ नहीं देखेंगे, हम जाके ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे। तब ऑफिशियल वेबसाइट में देखे तो तुम्हारा दिया हुआ था कि बोल रहा था ना तुम्हारा कि एक तो मैं दो चीज देखी, एक तो तुम्हारा बोल रहा था कि ये है ना कि ये क्या नाम है, एक तो तुम्हारा बोला था कि अब तुम्हारा उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, ये बोला, और एक बोला कि जो अब जैसे अंडर ग्रेजुएट कैसे हो रहा है, अंडर ग्रेजुएट अब 4 साल का, ठीक है, 4 साल के बाद तुम यूजीसी का एग्जाम दे सकते, ठीक है, दे सकते हो। नहीं तो एक नेगेटिव चीज किया ना इसके साथ, क्या नेट एग्जाम दे दो, लेकिन ये नेट का वैल्यू तुम्हारा ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, तो पीजी करोगी तभी तुम्हारा नेट पूरा परफेक्ट होगा, बता रहा, इसीलिए तो इतना बढ़ रहा ना स्टूडेंट्स। हाँ पीजी करना पड़ेगा, नहीं पीजी का ये तुम्हारा हरा चश्मा लगाया कि तुम नेट क्वालिफाई कर लो, लेकिन पीजी करना पड़ेगा, प्रोफेसर का क्वालिफिकेशन क्या है, पीजी रहना चाहिए तुमको, 4 ईयर का बाद भी तुमको पीजी करना पड़ेगा। वही जाएगा यूजी में रह के देने के लिए जब हाँ क्योंकि तुम्हारा पूरा वैलिडिटी ज्यादा दिन का नहीं रहेगा, अगर मतलब उसमें लिखा हुआ था कि सर 4 साल की कितना का वैलिडिटी रहेगा, तो क्यों ना पहले मैं पीजी करूं और उसके बाद जाके मैं ये करूं, जीसी करूं।
अच्छा होगा, एनटीए तो कम से कम हटेगा। हटेगा तो एनटीए ही कराएगा तो एनटीए एनडीए नहीं कराएगा तो एनडीए क्यों कराएगा? एनडीए नहीं कराएगा। एजेंसी है ना। सुनो ना, तो एक बार क्वेश्चन रिकॉर्ड कर दिया, एक बार तुम्हारा कदम भी दिया है, फिर मत छोड़े। बिहार में ना मेरा बिहार में भी बहुत, तो बिहार में मेरे एक कजन है, तो उसका एयरफोर्स में निकल गया था। ठीक है, एयरफोर्स में मतलब ये वाला में नहीं, मतलब तुम्हारा अग्निवीर में नहीं, ये एयरफोर्स के को निकलता फॉर्म तुम्हारा एक्स ऑफिसर और वाई ऑफिसर। एक्स ऑफिसर होता है तुम्हारा आर्ट्स वाला लड़का, हाँ आर्ट्स वाला लड़का होता है, और ये ग्रेजुएशन मास्टर है। हाँ एक कैट बिल्कुल सही बोली। हाँ, और एक होता है तुम्हारा साइंस। ठीक है, तो मेरा भाई जो था ना वो साइंस का था, वो ना रिटेन निकाला, सब चीज क्वालिफाई किया, और वो बोला ना कि जिस सीट में हम बैठे थे मेरे बगल में मेरा दोस्त बैठा, एक दोस्त बस मोहल्ला का बैठा हुआ था, वो खाली कॉपी दिया। ये पूछा ना कि अभी खाली कॉपी दिया, मैंने कहा अभी देखिए ना मेरा फोन, फिर ना कि आप यकीन नहीं कीजिएगा, हम इंटरव्यू देने गए ना, तो मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, फिजिकल में छाड़ दिया। ठीक है, फिजिकल में छाड़ दिया, और वो लड़का का सब चीज में हो गया, तो फिर लड़का से अच्छा मेरा भाई बोला हम पैसा दे के ही एग्जाम क्वालिफाई, मतलब वो कॉपी खाली जमा की, मेरा भाई बोला हम उसको दे के खाली कॉपी नहीं नाम लिखा था बस। आप बोल रहा कि उसका हो गया। मेरी कजन का, तो मेरी कजन है ना, मेरी वो कजन है, मतलब यहाँ रहती गाँव में, तो हस्बैंड का जो जॉब हुआ ना ग्रुप डी में हुआ है, पैसा देके हुआ, पूरा पैसा देके, कुछ एग्जाम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उनका एज इतना है ना, मतलब बहुत ज्यादा एज है, एज इतना है ना कि वो मतलब अगर वो अपने एज के अकॉर्डिंग अगर जॉब में जाते ना, 4 साल या 5 साल करते हुए रिटायर हो जाते। लेकिन क्या किए पहले वो क्या किए, पहले वो अपने एज को कम किए, एज को कम करवाएं, एज को कम करवाएं, एज को कम करवा के, मेरी बड़ी आपी सोच में, मेरी बड़ी आपी के साथ उनका शादी, पहले एज को कम करवाएं, एज को कम करवा के उनका जो बहनोई थे ना, बहनोई जो मेरे से से भाई हैं, उनका बहनोई है, और उनका भागना जो है ना वो तुम्हारा रेलवे में एज रेट में। ठीक है, अब ये लोग दोनों मिलकर क्या किया कि 30 लाख के 30 लाख घूस कैसे करीब जैसी, और दे के उनको जॉब लगा, और वो भी एज कम करवाए। तो रिसोर्स होना चाहिए ना, सोर्स होना चाहिए, पैसा देने की वजह से। हाँ हाँ तब नहीं, तो ये तो 10 लाख की 12 लाख का होता था नहीं, तो इनका जो ये जो मेरे महमूद भाई का हुआ ना, तो उनका यहीं पड़ा है, वो गांव में गए थे, लेकिन उनका ये जॉब यहीं पे है, आसनसोल में है। वो पूरा पैसा उछाल कर, मतलब बोला जाता है ना कि नौकरी कुछ लोग खाली बीए पढ़े हुए थे, बस और कुछ नहीं पढ़े हुए, बस सिर्फ बीए, कुछ नहीं करते थे। खाली मतलब मेरे अंकल ने इकलौते इकलौता बेटा, इन्हें 2 भाई था, और वो लोग अमीर थे, तो मतलब जमीन भी बहुत ज्यादा था, तो कर दिया था आदि, और आज ना उनका नौकरी लगी, कैसे उनका बहन हो गया। वाह क्या बात है, हम लोग पढ़ के दिमाग खराब हो रहा है, सोर्स भी होना चाहिए और पैसा भी होना चाहिए, बिल्कुल सोर्स होना चाहिए, तो होगा ही नहीं। हम लोग जैसा आदमी का नहीं होगा, हम लोग रट के भी देंगे ना, तो अरे तो हर जगह तो हो गया, कहाँ जाए आज, हर जगह तो। अच्छा एक चीज देखो, कंपटीशन नहीं आ रहा, बैकवर्ड भी नहीं आ रहा, देख रही हो, कंपटीशन इतना टफ है कि बैकवर्ड मतलब नहीं समझी, इतने इंसान मतलब एक बुरा हो रहा है, जैसे भी तुम देखी होगी कि क्या है, तो सब कैसे पागल हो गए, यारा मूवी देख रही ना, सब पागल हो गया, और बेहोश हो रहा है। अंजलि बोली हाँ अंजलि बोली ना कि सब कोई रो रहा था। ऐसे सनम तेरी तो समय था तो नौटंकी कर रहा था, सब उसके बाद ये वाला है, क्या है ये ज्यादा सुनो, हाँ ये ज्यादा हो रहा,
इसमें क्या हो रहा है सुनो ना, हम इंस्टाग्राम पे देखिए, पता नहीं कितना अच्छा, मेरा फ्रेंड भी को बोला, हमको ना पता है, हमको तो ये सब मूवी तो एक तरह पसंद नहीं, बहुत मतलब कॉमेडी मूवी देखनी है या बहुत भूत वाला मूवी देखी, कभी कदार, ठीक है। और रोमांटिक मूवी से तो मेरे को तो मेडिटेशन होता है, हो गया। अब हो गया क्या कि सब मेरा फ्रेंड मेरे को मैसेज किया ना, कि मेरे को अंजलि भी बोली थी ना तुम, अंजलि बोली, तो अंजलि मेरे को बोली, तो उसके बाद तो विश्वास नहीं हुआ, मतलब लगा कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ना उससे वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे कि सब बेहोश हो जा रहा, कोई नहीं हो रहा, कोई नहीं हो रहा। और फिर मेरा फ्रेंड भी मेरे को बोला कि देखना हम ना, अगर अभी तो कुछ आगे देखना है ना तो सेंट्रम देख ले और जाके गैलेक्सी देख ले, ऐसा सब रो रहा ना, ऐसा सब रो, लग रहा कोई मैयत नहीं आया, सर पटक पटक के सीना पे हाथ ऐसे कर करके रो रहा, जैसे कितना बड़ा एकदम महान काम हो गया। सैडनेस स्टोरी, मतलब मूवी, हम मूवी का रिव्यू देखे, मूवी नहीं देखे हैं हम उतना टाइम नहीं वेस्ट किया, हम क्या किया, यूट्यूब पे गए, हम मैंने मूवी का रिव्यू निकाले, मुंह से स्टोरी बताता है ना, तो वही स्टोरी निकाले, 20 मिनट का स्टोरी बताया, बताया क्या चीज की लड़की का बार बार याद आता, लड़का बार बार याद आता, बस वही पूरी स्टोरी है। पूरा मूवी उसी पे है कि लड़की का, वो भी लड़की का नहीं, लड़की का याददाश्त क्यों जाता है, लड़की का याददाश्त चल जाता है कि उसको उसका मतलब पहला वाला बॉयफ्रेंड उसको छोड़ देता है, ठीक है, एंगेजमेंट के दिन उसको छोड़ के भाग जाता है, इस वजह से उसको एक बीमारी होता है भूखने वाला, वही जो हीरो रहता है ना, उसको बार बार हीरो हीरोइनी फिर से मतलब वो लोग दूसरे को पसंद करते, तो वो भूल, हीरोइनी भूल जाती है हीरो को, वो लोग डायलॉग देखी होगी, भाग जा यहाँ से, चल भाग जा, तो वही मतलब वो भूल जाती है उसका बॉयफ्रेंड, मतलब मैं रिव्यू भी देखी, बस यही स्टोरी है, उसके बाद सब कुछ पागल हो गया, तो ये एक बैकवर्ड है। नहीं तो और ये हम सनम तेरी कसम पहले आया था तो यस दोबारा आया था, तो उसमें क्या है, उसका स्टोरी क्या है, स्टोरी क्या है सनम तेरी कसम का, हमको नहीं पता क्या है, हम तो नहीं देखे, इसका इतना सुने सब कोई बेहोश हो जा रहा, तो कोई अंजलि भी उधर बोल रही थी पूरा नहीं देखता आती, हम भी नहीं देखते, हम भी बिल्कुल भी नहीं। अंजलि बोली ना कि मैम, अंजलि पहला दिन गई थी देखने, तो अंजलि क्या बोली कि मैम सब कोई रो रहा था, मॉल में सब कोई रो रहा था, अंजलि बोली है ना, बोल रही थी हाँ हम तो खुद में अरे देखे ना, दोपहर में हम देखे ना, मुझे इतना हंसी आ रहा था ना, ऑफिस में दिखाने को लड़का सुन रहा था, उसका हट गया तो सब कुछ सुनने लगा, सब बेहोश हो गया, रोने लगा था, रो रो के बेहोश हो गया, कहा है कि मेरा गर्लफ्रेंड आता, तो मारे 4 चप्पल इंडिया तो ऐसी बैक नहीं पहले आदमी अरे नहीं छपरीलो रहता, कोई नहीं रहता, छपरीलो रहता, सच बोल रहे, लड़की लोग ऐसे रो रही, ठीक को रोना है ना तो अपना ई पे रो, जैसे उस दिन आरती बोली कि हम रोते, वो सब चीज में आदमी रोता है कि मेरा ना एग्जाम में क्लियर हुआ, ये सब बात पे रोना जेन्युइन है, नौकरी लगा खुशी के आंसू रो, ये सब बात पे रोने के आंसू नहीं निकालेंगे, चल इंसान सक्सेस होता तो रोता, लेकिन इंसान मतलब अनसक्सेस होता है, जैसे कि आप अभी आरती बोली कि घर पे रहते तो अभी हम बहुत रोते, अभी आप ही कहना है तो नहीं, मेरा भी जब नेट का रिजल्ट निकलता था ना, नहीं होता था तो हम बहुत रोते, हाँ तो उन सब चीजों पे रोने, ये सब चीज रोने वाला नहीं है, बाबा रे बाबा, तो भाई स्टोरी में स्टोरी ने कोरिया मूवी का कॉपी किया है और लाके चिपका दिया इंडिया में, और यहाँ का आदमी लोग तो एकदम लग रहा है कि जाहिर जफा कुछ नॉलेज है, हाँ साउथ का मूवी देख लो, कोई हॉरर मूवी देख लो, हाँ ये तो कुछ चटौना मूवी, खाली गाना भर दिया है, गाना ठीक था, गाना का सॉन्ग चलो ठीक, सॉन्ग ठीक लगा हमको सुन, लेकिन अब मतलब मूवी का स्टोरी बहुत चटौला लगा, डायरी में लिखेगी हीरोइनी अब भूल जा रही, अरे लड़का लगा यूट्यूब पे सर बोल रहे थे ना, मतलब शॉर्ट में दिखा रहा था
बाप रे, आदमी लोग का तो लाइन लगा हुआ रोने का। हम छपाक मूवी देख के रो गए थे, वो यूट्यूब पे ऐसा बोला था, तो वो सब इमोशनल है, थोड़ा सा आदमी देख के इमोशनल हो जाएगा। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन वो सब जैसे आंसू निकल जाएगा, रियल स्टोरी है। अच्छा लगता है। उसमें उसमें क्या लिखा है कि एक लड़की का मुंह पे तेजाब फेंक दिया, ठीक है, उन सब देखेगा तो आंख से आंसू गिर जाएगा। तो ये सब हाँ हो सकता है कि आंसू निकल जाता है। वो रियल स्टोरी पे है। मेरे भाई बोल रहा था ना, मेरे भाई बोल रहा था विशेष, मेरे भाई बोल रहा था कि हाँ, मेरे भाई यहाँ का नहीं देखता, ज्यादातर हॉलीवुड, तो वो बता रहा था कि वहाँ का मेरे को मूवी देखे थे, बोले वो देखते थे तो वो आंसू निकल जाता आंख से। वो सब मूवी मतलब जेन्युइन मूवी। मेरे भाई बता रहा था कि जैसे पहले अमेरिकन जैसे रैसिज्म होता है, तो एक आदमी रहता है, तो वो जैसे ब्लैक पर्सन रहता है, तो एक लड़की को नहीं मारता है, तो लड़की खुद से मर जाती है, वाइट लड़की मर जाती है, उसको क्या करता है, वो ले जाता है, जाके जेल में डाल देता है, वो सजाए मौत मिले, ठीक है। अब जब उसको सजाए मौत मिलता है, मेरे भाई बोले वहां पर डेंजर दिखाता है, तो वहां पे का तो कैसे मिलता है, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब से, मतलब इलेक्ट्रिक शॉर्ट से तुमको सजाए मौत मिले, ठीक है। अमेरिका का दिखा रहा था, तो बोले वो आदमी ऐसा रो रहा था ना, काला ब्लैक आदमी था, ऐसा रो रहा था ना कि वहां का सब आदमी रो दिया था, पूरा रो दिया था पूरा, कि इतना डरावना लग रहा था, तो ऐसा एक्टिंग कर रहा था कि हाँ वो सच्चा स्टोरी, एक ब्लैक आदमी से कैसा हुआ था, ठीक है। तो जब वो मर गया, उसको पड़ गया फांसी, यहाँ तक जेलर तक रो रहा था उसको रोने पे, ठीक है। और फिर रोते रोते बोलता है मेरे को ये मत लगाओ, काला पट्टी होता है ना, तो बोला वो मत लगाओ, मुझे बहुत डर लगता। तो मेरे भाई बोला उस सब में आंसू निकल जाए, क्योंकि रियल स्टोरी था, देखो ब्लैक के साथ कैसे रहते थे, है ना, तो वो उन सब पे आंसू निकल भी जाएगा आदमी के, रियली ये सब स्टोरी इम्प्रैक्टिकल स्टोरी है, मतलब रियल लाइफ में कभी। तो मेरे भाई बोले फिर पता चला कि जो 4 साल बाद कि 5 साल बाद कि वो आदमी को वो नहीं मारा था, कोई और मारा है। तो वो सब स्टोरी सच्चा रहता है, जो कि राजनीति के बेस है, या किसी के फेस पे जैसी फेक है, वो सब स्टोरी देखने का आदमी का बात बहुत स्टार्ट। देखो इंस्ट्रूमेंटेशन है ना, इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब क्या है कि से भी तुम्हारा इंटरनल वैलिडिटी में ट्रेट आएगा, चेंज inconsistency, the measurement tool those users use across different stage condition of the study। इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रही हो, ठीक है, तुम कुछ और इंस्ट्रूमेंट यूज कर रही हो, तुम फाइंडिंग में कोई और इंस्ट्रूमेंट को रखोगी, वैलिडिटी तो ट्रेट में आ जाएगा, और वैलिडिटी एरर हो जाएगा। if the measurement method are not standard, if there are variation in the administration of test, can be lead measurement error that threaten internal validity। तुम चेंज कर दी ना, तुम इनकंसिस्टेंसी हो गई। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या, तुम जो टूल यूज की, तुम जो प्रोसीजर यूज की, है ना, जो कि वही को तो तुम वही को तो तुम रखोगी, लेकिन तुम उसको क्या की, उसको स्टैंडर्ड रख भी नहीं की, तुम कोई और ले ली। तो ये इंस्ट्रूमेंट, अगर तुम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो तुम बोली हो कि यूज करूंगी मैं, जैसे तुम रिसर्च डिजाइन है ना, तो रिसर्च डिजाइन में तुम जो चीज को मेंशन की हो, उसी को तुमको मेंशन वही को यूज करना पड़ेगा। जैसे तुम लिखो कि मैं प्राइमरी डेटा भी यूज करूंगी, सेकेंडरी डेटा भी यूज करूंगी, क्वालिटी मेथड यूज करूंगी, तो वही सब तुमको टूल यूज करना पड़ेगा। तुम सोचोगे मैं डिफरेंट यूज कर लेंगे, चाहे मैं जो भी, इससे तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह कर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटरनल वैलिडिटी थ्रेट में आ जाता है। सिलेक्शन बाय डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, when the researcher are systematic different between the characteristics of individual select for different condition in study, so participate or not randomly। तुम पार्टिसिपेंट को रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर रहे, जिसको मन करा। तुम्हारा जो रिसर्च है, तुम्हारा रिसर्च का जो फोकस है ना, तुम्हारा रिसर्च का जो फोकस है, तुम अकॉर्डिंग तुमको डेटा लेना पड़ेगा। जैसे अभी हम तुमको चलो मूवी के बारे में, ठीक है, तुमको अगर मूवी पे रिसर्च करना है, ठीक है, अभी सयारा मूवी आई, उस पर रिसर्च करना, मूवी कैसा है, ठीक है, तो तुमको उसी इंसान से डेटा लेना पड़ेगा जो मूवी देखा है। हम लोग से कोई डेटा लेगा तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, हम लोग तो देख ही नहीं है ना, हम लोग पार्टिसिपेट नहीं हुए। क्यों? अगर हम लोग से कोई डेटा लेगा तो हम लोग नॉट रैंडम असाइन हो जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि वो रिसर्चर का अंजलि से ले सकता है, क्योंकि अंजलि देख कर आई, ठीक है, लेकिन ना हमसे ले सकता, ना आरती से, ना तुमसे। अंजलि देख कर आई, अंजलि से डेटा ले सकता है, क्योंकि वो उसको फोकस है ना। उसका रिसर्च किस पे था? सयारा मूवी पे, ठीक है। इसको डेटा ऐसी इंसान से लेगा जो मूवी देख कर आया है, जो मूवी देख कर आया है,
ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि आप सिलेक्शन बाइस, आपने सिलेक्शन बाइस किया, आपने सब्जेक्ट क्या किया, डिफरेंट ले लिया, सिलेक्शन बाइस बोलो या डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट जो भी बोलो, उससे भी क्या होगा, आपका जो इंटरनल वैलिडिटी है ना खतरा हो जाएगा। आपने क्या किया, इफ पार्टिसिपेंट आर नॉट रैंडमली असाइन्ड अ particular condition, result may be influenced by the pre-existing difference rather than the treatment itself. आपने क्या किया, असाइन रैंडमली असाइन नहीं किया पार्टिसिपेंट को। अगर आप रैंडमली असाइन नहीं करेंगे पार्टिसिपेंट को तो आपका खतरा हो जाएगा, एक इंटरनल थ्रेट आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल यार मूवी में हमको रिसर्च करना है कैसा है, मैं गई और हम लोग गए, हम लोग मूवी नहीं देखे, हमसे कोई पूछेगा तो मैं तो उसको गलत ही बात बताऊंगी, अरे तो रिव्यू देखी ना, या फिर मैं बताऊंगी जो देखी होगी शॉर्ट्स में देखी होगी बहुत, तो भाई या फिर जाके रिव्यू देखूंगी 10 मिनट तक पता नहीं क्या आएगा, हम लोग नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो एक्चुअल में तुम्हारा पार्टिसिपेंट कौन होगा, जो मूवी देख कर आ रहा है वो पार्टिसिपेंट है। तो अगर तुम सिलेक्शन बाइस भी करोगे तो तुम्हारा इंटरनल वैलिडिटी आएगा। हिस्ट्री बचाओ, देखो हिस्ट्री ये कब होता है, देखो ड्यूरिंग occurrence of a various event during study, बोल रहे कि event circumstance that occur during the course of study affect the outcomes, making it difficult to attribute the result to the treatment intervention being studied। हिस्ट्री भी जो है ना वो क्या करता है, तुम्हारा रिजल्ट पे इफेक्ट डालता है। पास्ट भी तुम्हारे रिजल्ट पे, पास्ट भी तुम्हारे इंटरनल वैल्यू क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। तुम कोई इवेंट को स्टडी उस इवेंट को तुम देखते हैं और वो तुम्हारे रिसर्च में हो ही नहीं रहा, ठीक है ना, तुम्हारा रिसर्च में वो मैच ही नहीं खा रहा, तुम अलग से अलग, जैसे मैं एग्जांपल देख, जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा फर्स्ट वर्ल्ड वार वाला, वर्ल्ड वार 2 वाला, ठीक है, और यहाँ पे हो रहा ईरान वाला, इजराइल वाला, ईरान और इजराइल, मैं बोली कि वर्ल्ड वार एलायंस से लड़ाई हुआ था और यहाँ पर भी लड़ाई हुआ, ठीक है। देखो मैं क्या बोली, मैं बोली कि वर्ल्ड वार में भी अलायंस में जाकर लड़ाई हुआ था, तो अभी यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड वार हो, ठीक है। अभी तो हाँ देखो गलत हो गया, नहीं हुआ वार, लड़ाई रुक गया, वो ना हिस्ट्री चेंज हो गया ना कि यहाँ पे रिसर्च, जब तुम्हारा इसराइल ईरान पे हमला करता है ना, उसका एयरबेस पे बहुत सारा रिसर्च आर्टिकल कमिंग थर्ड वर्ल्ड वार करके लिखे थे, हम नहीं लिखे थे, हम उसको पब्लिश नहीं कराए क्योंकि आपको पता है ब्रूक दिया तो क्या फायदा, कमिंग थर्ड वर्ल्ड वार, तो सब इसको पास्ट का पढ़कर ही आगे बोला था कि कमिंग थर्ड वर्ल्ड वार, लेकिन देखो पास्ट धोखा दे दिया, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ, दोनों लड़ाई ठंडा पड़ गया, 30 फायर हो गया। हिस्ट्री में आपका इंटरनल वैल्यू और इवेंट कोई सर्कमस्टेंस आपको धोखा दे सकता है, ये रटना है, एग्जाम में बहुत बार आया और इसका फीचर था एट्रिशन, ड्रॉप आउट और अरेंज, मतलब हम स्कूल में कुछ बच्चा लिए, ठीक है ना, जैसे आज जो मैं वही ये एग्जांपल देती हूँ, आज हैरी पॉटर वाला, हैरी पॉटर का हीरो 1 पार्ट में था, मैं उसका बिहेवियर का स्टडी कर 1 पार्ट, 2 पार्ट में भी वही है कि मेरा अभी रिसर्च लंबा चलेगा, जब तक ये मूवी चलेगा तब तक मैं रिसर्च करूँ, ठीक है। अब देखो पार्ट 3 से हट गया, हो सके इसका हीरो हट जाए, लीव कर जाए, तो सब पार्टिसिपेट छोड़ दे, तो दूसरा हीरो आए, इससे आपका इंटरनल वैलिडिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप हैरी पॉटर का हीरो के पे रिसर्च कर रहे हैं, है ना, वो हीरो ही हट गया तो आपको पार्टिसिपेंट कौन देगा, आपको कौन देगा रिसर्च, आपको डेटा कौन देगा, ठीक है। या फिर एक और एग्जांपल दे दीजिए, जैसे क्लास में तुमको बिहेवियर का स्टडी करना है, ठीक है ना, स्टूडेंट के बिहेवियर का स्टडी करना, तुम क्या की, स्टूडेंट से क्लास के 50 स्टूडेंट इसका तुम स्टडी कर रहे हो अभी की, फिर तुमको अभी 1 मंथ के बाद फिर आके इसका बिहेवियर का स्टडी की क्या चेंज हुआ, अभी तुमने स्टडी किया, फिर 1 मंथ के बाद फिर आके तुम करोगी, या फिर 6 मंथ के बाद क्या इनके बिहेवियर में चेंज आया 6 मंथ, ठीक है। तो हो सके जो 50 स्टूडेंट, इसमें से कुछ स्टूडेंट 5 स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो जाए, छोड़ दे, डेड हो जाए, मॉरलिटी मतलब छोड़ जाए उसको, ठीक है ना, एट्रिशन
लॉस हो जाए, क्लास ही छोड़ दे, तो अब तो तुम्हारा रिसर्च खराब हो जाएगी। तो अब तो बचा 45, और तुमने तो बोला था कि मैं 50 स्टूडेंट पे रिसर्च कर रहा हूँ, अब तो तुम्हारा 45 हो गया, तो ये भी तो तुम्हारा इंटरनल वैलिडिटी खतरा कर देगा। अब इसे कीवर्ड याद करना, इसमें क्या है, लॉस ऑफ पार्टिसिपेंट ओवर टाइम, मतलब जो पार्टिसिपेंट है ना, हो सके पार्टिसिपेंट को, लॉस ऑफ पार्टिसिपेंट जिसमें आता है तो तुम्हारा एट्रिशन या ड्रॉप आउट या मोरालिटी, ठीक है। स्टैटिकल रिग्रेशन या रिग्रेशन, स्टैटिकल रिग्रेशन या रिग्रेशन मीन का मतलब है तुम्हारा ग्रुप select dependent on the extreme score, not the extreme subsequent test. तुम किसी को इसलिए चूज की कि तुमको 100% आया। जैसे देख लो, क्लास में एक बच्चा है जो 100% स्कोर लाए, ठीक है, तुम उसको चूज कर ली, क्यों? ये बहुत इंटेलिजेंस में, इसीलिए रिसर्च करो, ठीक है, कि 100 नंबर लाए, बाप रे बाप, 100%, एक्सट्रीम स्कोर लाया, ठीक है। लेकिन हो सके जब दूसरा एग्जाम हो तो उसमें वो ना लाए, हो गया था तुम्हारा स्टैटिकल रिग्रेशन। ये रिग्रेशन मीन अब हो गया ना, तुम्हारा नंबर नहीं लाएगा। सब्सिक्वेंट टेस्ट, नॉट एक्सट्रीम ऑन द सब्सिक्वेंट टेस्टिंग, मतलब जब दूसरा एग्जाम होगा ना, जो सीक्वेंस में होगा, एक टेस्ट हुआ, दूसरा टेस्ट में वो नहीं लाया 100, 80 ले आया, 100 कोई और ले आया, हो गया तुम्हारा गलत। स्टैटिकल रिग्रेशन, स्टैटिकल रिग्रेशन या स्टैटिकल मीन, ये भी तुम्हारा क्या है भाई, मतलब कोई एक्सट्रीम वैल्यू पे मत जाओ। अब ये बोला कि एक्सट्रीम वैल्यू, तुम क्या की, तुम एक्सट्रीम स्कोर को ली, स्टैटिकल रिग्रेशन स्टैटिकल रिग्रेशन और रिग्रेशन मीन को ली, एकदम 100 मार्क्स ना आया, ठीक है, इसको ली तुम, वो तुमको फेल भी कर सकता है, क्योंकि वो 80 ला गए हो जाए, और कोई बाद में कोई दूसरा पर्सन जाके जाए तो तुम उस पर स्टडी कैसे करोगे? तुम तो पहले उस पर कर चुकी हो, दोबारा भी तुमको उसी पे करना था, तुम्हारे इंटरनल वैलिडिटी को ट्रेड कर सकते। एक ही बात को बार बार 2 बार आ गया, तो ये स्टैटिकल रिग्रेशन जो है ना, ये बार बार, जैसे यहाँ पे देखो, स्टूडेंट हु फेल, इसका एग्जांपल देखो, यही वाला एक्चुअल पढ़ाना चाहिए। वहां पे देखो, ग्रुप सिलेक्टेड डिपेंडेंट द एक्सट्रीम स्पेस, नॉट एक्सट्रीम सब्सिक्वेंट टेस्ट, स्टूडेंट हु फेल इन द प्री फाइनल एग्जाम आर लाइकली टू गेट पास इन द फाइनल एग्जाम। कोई स्टूडेंट है पहले एग्जाम में तो फेल कर गया, तो इसको चूज किया कि फेल कर गया, हो सके फाइनल एग्जाम में वही हाई पास कर जाए, बहुत नंबर से पास कर जाए। इस तरह को हम लोग बोलेंगे रिग्रेशन ऑफ मीन या स्टैटिकल रिग्रेशन। रिग्रेशन ऑफ मीन का मतलब क्या, 100% तुम नंबर ले, या तो फेल या तो पास होना नंबर। डिफ्यूजन ऑफ ट्रेड, when participant in one group of study receive knowledge benefit from participant। देखो तुम क्या की, देखो तुम एक डॉक्टर के पास गई, एक डॉक्टर से इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर तुम छोड़ के दूसरे डॉक्टर को चले, वो तुमको दूसरा चीज बताया, हो गया अच्छे से ट्रीटमेंट, नहीं होगा, क्या तो बोला अगर तुम एक पार्टिसिपेंट से तुम डेटा ले रही हो, लेते लेते उसे पूरा तुम ले लियो, दूसरे पास चली गई, डाइफ्यूजन हो गया, तुम्हारा ट्रीटमेंट डाइफ्यूजन हो जाएगा, हो गया इंटरनल वैलिडिटी का खतरा। When participate in one group of study in knowledge benefit from the participant in other group, it can dilute the treatment effect, the compromise internal validity. This can occur through the communication of sharing the information in participation. 10 आदमी से जो भी डेटा, तुम्हारा तो डेटा जाएगा ही। अब जो एक पेशेंट है, एक डॉक्टर से इलाज कराओ, मेरा जैसे हुआ था, तो जब प्रॉब्लम हुआ था तो मैं एक डॉक्टर को इलाज कराई थी, ठीक है ना, उसका नाम था MKC। तो मैं डर के मानी नहीं जा रही थी कि इसको छोड़ू, मेरा ट्रीटमेंट छोड़ दे तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं गई दूसरा डॉक्टर के पास, खैर वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, इससे अच्छा वही डॉक्टर था सुदीप बनर्जी। तो ये ठीक है, अब मेरे को सब बोला था सुदीप बनर्जी को छोड़ दो, कोई और डॉक्टर का सब बोला था ना, बिलौर चल जाओ ना, यहाँ चल जाओ, तुम वहाँ चल जाओ। मैं बोली कि अगर मैं चल जाए लेट हो गया तो लेट हो जाएगा तो तुम्हारा बीमारी भी तो बढ़ेगा, फिर ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, फिर मैं एक ही डॉक्टर में रुकी तो अच्छे से इलाज करा, अच्छे से हो गया, ठीक है, अच्छे से हो। कहने का मतलब कि जो जो तुम कर रही हो ना, तो एक ही दिन हो ना भाई, 10 के पास मत जाओ, ठीक है, इससे तुम्हारा ट्रीटमेंट डाइल्यूशन हो जाएगा। टेस्ट रिपीट टेस्ट, आ जाओ, अब बोल रहे कि एक ही टेस्ट को बार बार मत करो ना, तो तुम्हारा पता क्या होगा, टेस्ट रिटेस्ट करने से भी तुम्हारा डेटा इंटरनल वैलिडिटी हो जाएगा। देखो तुम एक स्टूडेंट का टेस्ट ली, ठीक है, टेस्ट ली हो,
एक होता है प्री टेस्ट और एक तुमने दिया लिया पोस्ट टेस्ट, यानी पढ़ाने से पहले भी टेस्ट लिया और पहले पढ़ाने से पहले टेस्ट लिया, पढ़ाने के बाद टेस्ट लिया। पढ़ाने से पहले जो टेस्ट लिया तो उसको नॉलेज नहीं होगा तो नंबर कम ही आएगा, और पढ़ाने के बाद जो टेस्ट है उसमें नंबर अच्छा लाएगा। तो फिर इस तरह से तुम करोगे ना, तुम्हारा टेस्ट रिटेस्ट प्रॉब्लम आ जाएगा। रिपीट नहीं करो, टेस्ट को रिपीट मत करो, बस एक ही बात। द रिजल्ट वन टेस्ट इफेक्ट रिजल्ट एनदर टेस्ट। पार्टिसिपेंट ऑफ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में रिएक्ट डिफरेंट ड्यूरिंग द सेकंड एक्सपेरिमेंट। मतलब तुम एक पार्टिसिपेंट से तुम क्या किए टेस्ट ली, तो बस उसे एक ही बार लो, बार बार मत करो। पहले उसको पहले ले लो तो फिर बार बार उसके पास मत जाओ, तो इंटरनल वैलिडिटी। फिर दूसरा बार में तुमको पता क्या करेगा पार्टिसिपेंट, तुमको गलत इन्फॉर्मेशन देगा, तुम तुम्हारा गलत कर दो, है ना। टीचर को भी बोला है कि टीचर बार एक बार प्री टेस्ट मत करो, फिर पोस्ट टेस्ट मत करो, भले सिर्फ एक टेस्ट करो, जो भी करना है, चाहे प्री करो चाहे पोस्ट करो, ठीक है ना। इसलिए बोला कि टेस्ट रिपीट टेस्ट ना करो, अगर करोगे तो इंटरनल वैलिडिटी आएगा। मतलब यहाँ पे ये बात बोला, ना करो नहीं बोला, बोले कि अगर आप अपने ये में टेस्ट बार बार करते हो, रिपीट करते हो एक ही टेस्ट को, तो आपका इंटरनल वैलिडिटी हो जाएगा। ये बात ना नहीं बोल, ठीक है। कॉन्फरेंटिंग वेरिएबल का मतलब मैं बताऊं कि बाहर से, अगर बाहर से कोई वेरिएबल आ रहा तो वो भी आपका ये को क्या करेगा, ट्रेड कर देगा। क्या कर देगा, ट्रेड कर देगा, ठीक है। एक ही बात बार बार। अब देखो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद आगे। ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। ये हो गया, ये तो अभी करा है। चलो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो, क्या बोलो। इंटरनल वैलिडिटी में हम लोग क्वेश्चन इसलिए कराएंगे थोड़ा सा ये हो जाएगा, इसमें मुझसे कराऊंगी। और इसमें हम लोग क्या देते हैं, क्या बोले आरती। हाँ अभी चेक करेंगे, हाँ बिल्कुल चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे। नहीं चेक नहीं बन रहा हमको ना, प्रॉब्लम हो रहा पॉइंट वाले में। अच्छा ठीक है, अभी हम बता देंगे, एक सेकंड में। जो क्लास करवाए हैं पॉइंट वाला मैं लो हम देखे और हम उससे सॉल्व किए जब हम उस समय करवाए। हाँ देखिए वीडियो, लेकिन ये वाला ना मेरे से बन नहीं रहा है। ठीक है चलो देखते हैं, एक मिनट हम देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ना, उसके बाद मुझे आते हैं। और उसके बाद देखो रिसर्च ना लेट होगा, टॉपिक भी बड़ा, इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो अभी तो तुम्हारा अभी जो भारी टॉपिक है उसकी बहुत शांति, क्या होगा, एक्सटर्नल वैलिडिटी। ज्यादा नहीं है, ज्यादा बड़ा टॉपिक अब नहीं बचा हुआ तुम्हारा। एक तो प्राइमरी टेस्ट तुम्हारा बचा, प्राइमरी नॉन प्राइमरी, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, हाइपोथेसिस, ये दो बड़ा टॉपिक है। उसके बाद ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, उसके बाद फिर ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं मेरे ख्याल से, उसके बाद तो रिसर्च हो ही जाएगा। अच्छा दीदी, जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप प्रीवियस क्वेश्चन लाइएगा। ये सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, जैसे एक यूनिट तो समझ रहे, जैसे एक यूनिट पूरा खत्म, ये रिसर्च पूरा खत्म हो गया, उसका पूरा क्वेश्चन लाइए। हाँ पूरा क्वेश्चन लाइए, पूरा क्वेश्चन लाइए, ठीक। और एक तुम लोग हम बात बोले, तुम लोग को ये बात हम बोलेंगे, 2024 का पूरा तुम लोग कंप्लीट हो रहा, 2024 का पूरा कंप्लीट हो रहा। ये जितना क्वेश्चन है ना, ये सारा 2024 का पूरा शिफ्ट में आया हुआ है। मेरे पास सारा क्वेश्चन है पूरा तुम्हारा, जब से एग्जाम हुआ 2024 का जितना शिफ्ट है ना, तो लास्ट कितना 4 तारीख तक का है, ठीक है। और 4 तारीख तक का पूरा शिफ्ट कंप्लीट है। मतलब मैं पहले देखती हूँ, उसमें ढूंढती हूँ कौन सा टॉपिक से मैच कर रहा, वही क्वेश्चन लेके चला। अब मैं कोई छोड़ी भी नहीं हूँ, पूरा करवा दी। 2024 का पूरा क्वेश्चन हो गया है। कुछ बताओ जो कि बचा हुआ, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब तुम्हारे नहीं, ये क्वेश्चन 2024 का नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं, मैं बता रही हूँ कौन सा अभी आएगा, मैं बता दूँ। ये पहले का क्वेश्चन है वाला, इसका आंसर बताओ। नहीं ये 2024 का है, ये 2024 का क्वेश्चन है, ये पहला भी आया हुआ। हाँ एक्सटर्नल वैलिडिटी हो गया, इसका हो जाएगा तुम्हारा जनरल, और इंटरनल का हो जाएगा तुम्हारा कॉजल, है ना।
ये तो हो गया। ये नहीं पढ़ा हाँ ये पढ़ा दी, बताओ ये वाला वैलिडिटी की मतलब वैलिडिटी का मतलब क्या कि हम अपने रिसर्च में ये चेक करेंगे हाँ वो किए कि नहीं। हाँ मेरे रिसर्च में एक्यूरेसी, हाँ वही किए तो यानी मेरे रिसर्च में क्या है एक्यूरेसी है, यानी मेरे रिसर्च में एक्यूरेसी है तो मेरा रिसर्च क्या है एप्रोप्रिएट है, मेरा रिसर्च मीनिंगफुल है क्योंकि मेरे रिसर्च में क्या है मैंने जो बोला वही टेस्ट किया, मैं अभी ऊपर में ये बताई थी ना, यानी मेरा रिसर्च क्या है यूज कि मैंने जो बोला वही किया, इस तरह को वैलिडिटी दे। और जबकि पैरेलल वाला में क्या करते हैं दो हाफ कर देते हैं, हाफ हाफ कर देते हैं। इंटररेटर में क्या करते हैं टू मोर राइटर होगा है ना। टेस्ट रिटेस्ट में क्या करते हो टू सेम टेस्ट सॉरी सेम टेस्ट सेम ग्रुप और डिफरेंशिएशन होता है, ये ऑक्सीजन डिफरेंट ऑक्सीजन होगा यानी डिफरेंट टाइम। यहाँ क्या बोला जो है देख लो, नहीं ये नहीं हुआ, ये करो ये करो ऑप्शन नंबर 4 आरसी बोलो नंबर। हाँ बिल्कुल हाँ 2024 का पूरा हम करवा दिए, तुम लोग अगर 2024 का जाके क्वेश्चन देखोगे ना अगस्त इसका भी होगा रेशियो। अगस्त 2024 का पूरा रिसर्च का क्वेश्चन कंप्लीट है, कुछ अगर एक दो बचा हुआ होगा तो बचा होगा वो टॉपिक कराएंगे तो वो भी कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तुम लोग देखना है 2024 का क्वेश्चन तो देखना, हाँ बिल्कुल सही। आप करवाए बोल के हम कर पा रहे हैं, मतलब ये सब क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर पाते। चलो अच्छा बात है। अच्छा एक मिनट को नॉट ए ऑब्जर्वेशन, अच्छा इसमें तो मैं आंसर ही दूंगा, थैंक यू सुषमा। चलो ये वाला करो, इंटरनल वैलिडिटी में क्या क्यों हमको बोलना चाहिए, तुम्हें तारीफ की ना इसलिए हम थैंक यू बोले। चलो ये देखो इंटरनल वैलिडिटी कौन सा है इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में इतना आईडी है। अभी हम पढ़ाए इंटरनल वैलिडिटी क्या करेंगे, सेलेक्ट करते तो नहीं हो जाता है सिलेक्शन, अभी मूवी का एग्जांपल ले, मैच्योरेशन लेवल, साइकोलॉजी चेंज हो रहा, बायोलॉजी चेंज हो रहा है ना, तुम्हारा ये क्या नाम है हैरी पॉटर का मूवी, एक्ट्रेशन रेट मतलब ड्रॉप आउट और टेस्टिंग भी तुम्हारा बताया है ना, टेस्टिंग ABCD सब है। एक्सटर्नल वैलिडिटी डायरेक्ट आंसर ही दे दी। अच्छा ये तो तुम लोगों को हो ही गया, छोड़ो इसलिए मैं बोली। अच्छा ये नहीं पढ़ाई ना, ये नहीं पढ़ाई, इसका बहुत सारा क्वेश्चन है अभी तो आएगा, हम आरसी के सब कराए थे। ये करो, ये कल हुआ था क्या, ये हुआ था लग रहा है ना, नहीं हुआ था, नहीं हुआ था, देखो तुम प्रोसेस वगैरह दिया हुआ प्रोसेस, हाँ बिल्कुल जनरलाइजेशन क्वांटिटी, ये भी लिख रहा है क्वेश्चन ड्रॉप वाली लिखना है, फिर मैं लिख दूँ ड्रॉप क्वेश्चन। ये करो डिजिटल ऑब्जेक्शन आइडेंटिफायर, ये भी 2024 का क्वेश्चन है, साथ साथ मैं बोल रही हूँ ना कि 2024 का मैं ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन करवा दी, तुम एक बार जाके देखना, अगर जैसे कहीं अगर तुम लोगों को मिल जाए, मैं तो अपने फ्रेंडों से मांग के बहुत सारा रखी हूँ, वही सब करवाई सब मांग। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन 2 होगा, ERC बन गया ना यूरो पब्लिकेशन।
In many studies span of long period of time participant in the study leave, इसमें लीव कर जाता है. Maturation नहीं, मैचुरेशन में साइकोलॉजिकल चेंज नहीं, मोर्टेलिटी और